हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो इस बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एफएमई, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो बेटा आपके लिए मैंने वन शॉट रिवीजन के लिए एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जहां पर विद इन 2 डेज पांचों यूनिट के वन शॉट जो है अपडेट हो जाएंगे और एक एडिशनल वीडियो आएगी न्यूमेरिकल के लिए उसके अंदर, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करवा दिए हैं। तो पांचों यूनिट की जो वन शॉट है उसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वन शॉट के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया है, एकेटीयू के जो पीवाईक्यूज है वो कवर हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जिस दिन इस सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम होगा उस दिन से आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज कॉम्बो पैक के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलने लग जाएंगे। तो टाइम से एनरोल करके आप अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर जो आपको कॉम्बो पैक मिलेंगे वहां पर आपको एकेटीयू के नए सिलेबस के हिसाब से डिटेल वीडियो लेक्चर्स, यूनिट वाइज वन शॉट, उनके पीडीएफ नोट्स, एकेटीयू पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिल रही होगी। अब गुलशन सर से जान लेते हैं कि आपको ये कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। देखिए, बीटेक के अंदर आपको पढ़ना है मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 और मैथ्स 4, और चारों मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ईयर के अंदर मैं फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूं, और सेकंड ईयर में सीएस स्टूडेंट्स को मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक पढ़ाता हूं। तो ये सभी सब्जेक्ट मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाऊंगा। इसी तरह से बेटा आपको एप्लीकेशन के अंदर सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस कवर करा रहे होंगे। वन शॉट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। तो आप लोग इस यूनिट की अब चिंता खत्म कर दीजिएगा। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक बढ़ चुका होगा। आइए, तो यहां पर हम आपको पीडीएफ नोट्स भी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज आपको यहां पर मिलेगी। तो ये हमारा सिलेबस है यूनिट नंबर 1 का, क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। तो ये पढ़ना होगा फोर्स के बारे में, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यहां से 2-2 नंबर की डेफिनेशंस पूछी जाती है। वेरिग्नन्स थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में, कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, कोप्लेनर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की बात करेंगे, जैसे हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, राइट। कितने टाइप्स के लोड होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूबीएल के बारे में बात करेंगे। देन फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सपोर्ट रिएक्शंस। देन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा यूनिट का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में, कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे और उनमें क्या रिलेशन होता है उसको देखेंगे। यहां पर 2 या 3 डेरिवेशन हम डिराइव करने वाले हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो बार बार एकेटीयू एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। साथ ही साथ आपको यह भी एक बेसिक आइडिया रहे कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उन क्वेश्चन पेपर को भी मैंने यहां पर अटैच कर दिया, यूनिट वाइज कर दिया है। वहां से क्वेश्चन को उठा के यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे आपको यहां पर पेस्ट करके मैंने दे दिया है, ताकि आपका समय ना लगे ढूंढने में, कंटेंट को सर्च करने में जो आप समय खराब करते हो। आज के टाइम में टाइम ही इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए हम करके दे रहे हैं, कंटेंट को आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 2023-24 ऑड सेम में यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिएगा, कई बार क्या होता है, देखिए 2022-23 इवन सैम का जो क्वेश्चन पेपर था, यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चन आए थे, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्योंकि ये जो सिलेबस है रिवाइज हुआ था आपका, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं कई बार वो पेपर बना देते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में डाल देते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से नहीं मैच कर रहा है, तो आप क्या करें, जब क्वेश्चन पेपर को एग्जाम हॉल में बैठ के आप पढ़ते हैं तो पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ नहीं है, तो क्या आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। तो एक बार आप जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो आपके एग्जाम में ड्यूटी दे रहे होते हैं टीचर्स, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें कि ये जो क्वेश्चन, ये जो पेपर, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये हमारे सिलेबस का नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं कि 2022-23 में क्वेश्चन डाल दिया था यहां पे, तो ये क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस था, तो बाद में एग्जाम हॉल में करेक्शन आ जाता है, करेक्शन आएगा तो उसके जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आप जरूर आप जो है टीचर्स को बता दें, है ना। ऐसा 2 या 3 बार इस पेपर में हो चुका है, ठीक। चलिएगा, तो ये भी देख सकते हैं आप 2022-23 का ऑड पेपर, ऑड सेम का जो क्वेश्चन पेपर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक आज के इस लेक्चर में, इस वन शॉट वीडियो में आपका कवर होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पेपर है, ओके। चलिएगा, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन सी क्लास को। यूनिट नंबर 1 का हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, और ध्यान दीजिएगा यूनिट, देखिए यूनिट नंबर 2, 3, 4 और 5 ये कंप्लीट मैं कराऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन सब कुछ कराने वाला हूं। तो बेटा समझते हैं यहां पे हम लोग फोर्स क्या होता है। सबसे पहले, अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकता है, कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कि वो जो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है वो उसको मूव करा सकता है, और कोई जो ऑब्जेक्ट है कोई मूव कर रहा है, फोर्स लगा करके हम उसको रोक सकते हैं, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है उसकी स्पीड को हम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम फोर्स लगा करके कम कर सकते हैं।
फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, राइट। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं हम फोर्स को लगा करके। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, आप सभी जानते होंगे, एंड फोर्स जो है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन एकेटी में पूछ लिया गया था कि जो फोर्स होता है उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ध्यान दीजिएगा, फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो देखना, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। और इसको हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, कि अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये एक फोर्स की बात हो रही है, तो अगर फोर्स की आप बात कर रहे हैं तो चार चीजें आपको फोर्स के बारे में पता होनी चाहिए। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन। अगर आप किसी भी फोर्स की बात कर रहे हैं तो चारों पॉइंट्स उसके बारे में आपको पता होने चाहिए। इस डायग्राम को बना करके आप समझा सकते हैं इन चारों पॉइंट्स को। मैंने एक रैंडम एग्जांपल यहां पर लिया है, ठीक है। ये कोई मान लीजिए कोई रॉड है और इस रॉड पर ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम फोर्स की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम के हिसाब से इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, दैट इज 50 न्यूटन। तो मैंने बोला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ जो है वो 50 न्यूटन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जो फोर्स है वो कहां पर लगा हुआ है, किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ए है, तो हम कहेंगे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ए है, पॉइंट ए पर ये फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वर्टिकल, क्योंकि ये फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है। सॉरी, ये फोर्स जो है बेटा कैसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। तो यानी कि डायरेक्शन की अगर आपको ये पता करनी है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो जो फोर्स है उसकी पूंछ को ऊपर बढ़ाओ और पूंछ की तरफ भी और हेड की तरफ भी आगे बढ़ा दो, तो पता लग जाएगा कि उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या। इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया, है ना, वर्टिकल हो गया। अगर फोर्स मान लीजिए ऐसे लगा होता लाइक दिस, है ना, तो मैं बोलता कि इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, तो ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। कैसा हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये भी पता लग गया आपको कि इस डायग्राम के हिसाब से जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसा है, वर्टिकल है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जो एरो है, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस डायग्राम के हिसाब से डायरेक्शन कैसी है इसकी, डाउनवर्ड। तो हमने लिखा इसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड। अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ होता तो हम कहते इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाती, अपवर्ड हो जाती। हम कहते ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एरो किधर है, तो टुवर्ड्स राइट हो जाती, ठीक है ना। तो ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, लेफ्ट में है कि राइट में है, ये क्या है, डायरेक्शन। तो एक किसी भी फोर्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है और उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स सिस्टम क्या होता है कि देखो, जब किसी पार्टिकल पे, आप पार्टिकल लिख सकते हैं, बॉडी लिख सकते हैं, सिस्टम लिख सकते हैं, तो जब किसी सिस्टम पे या पार्टिकल पे या बॉडी पे मेनी फोर्सेस लगे रहते हैं, कई फोर्सेस लगे रहते हैं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट डायरेक्शन के, किसी बॉडी पर जब फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक फोर्स सिस्टम बनाते हैं, एक फोर्स सिस्टम बनाते हैं। और ये कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम हो सकते हैं, ध्यान देना, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब ये जो कोप्लेनर फोर्स है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉनकरेंट, फिर इसके अंदर पैरेलल भी आएगा, लाइक अनलाइक, इस तरह से, और इसके अंदर भी आएगा। तो 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। तो सबसे पहला आएगा कोलिनियर फोर्सेस। तो डायग्राम बना करके देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप डायग्राम बना करके चीजों को समझाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो मार्क्स मिलने की संभावना होती है वो ज्यादा होती है, मतलब आपके मार्क्स कटते नहीं है। अगर मान लीजिए थ्योरी का क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने केवल डायग्राम बनाया नहीं, आपने थ्योरी लिख करके आ गए, तो मार्क्स कटने की संभावना होती है। अगर डायग्राम बनाना पॉसिबल है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होता है। देखिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक चीज जरूरी है कि आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कॉपी के अंदर, आंसर शीट के अंदर, वो अच्छा होना चाहिए। आप कम से कम 2 पेन का यूज जरूर करें, ब्लैक एंड ब्लू पेन का। कहीं डायग्राम बनाने के नंबर आए तो आप अगर स्केल का यूज कर सकते हैं तो स्केल का यूज करें, ठीक है। तो देखते हैं कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, इस डायग्राम से आप समझा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पर रस्सा कसी का गेम, रस्सी को पकड़ते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं, कुछ इधर खींचते हैं, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन में होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे P1 P2 P3 P4 आप फोर्स दिखा सकते हैं, कुछ फोर्स इधर लगे हुए हैं, कुछ फोर्स उधर लगे हुए हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं इसकी एरो। तो ये हो गया रस्सा कसी का जो गेम है, यहां पर जो फोर्स लगे हुए हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे सारे फोर्सेस और एक ही लाइन में होंगे, तो वो कहलाएंगे कोलिनियर फोर्सेस। नेक्स्ट आएगा आपका कोप्लेनर एंड पैरेलल फोर्सेस। नाम से ही पता लग जाएगा, कोप्लेनर का मतलब है बेटा एक ही प्लेन में होंगे। जहां भी दिखाई मिल जाएगा आपको समझ जाना कि जितने भी फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। कैसा प्लेन होगा, सेम प्लेन होगा, सेम प्लेन के अंदर सारे फोर्स होंगे। और पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि सभी फोर्सेस जो है वो पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। जैसे ये दोनों पैरेलल है ना, इस तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हैं P1 P2 P3 और यहां पर R1 और R2 रिएक्शन भी है यहाँ पे।
तो ये सभी के सभी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और सभी एक ही प्लेन में हैं। जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं भी एक ही प्लेन में है, यस और नो, एक ही प्लेन में है। अगर मैं ऐसा कर लूं तो अब एक प्लेन में नहीं है ये, ठीक है। तो सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ऐसे फोर्स सिस्टम को हम बोलते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। जैसे सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्स सिस्टम। ध्यान देना, तो यहां भी टर्म है कोप्लेनर, सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे। कॉनकरंट का मतलब है, कॉनकरंट का मतलब है कि जो जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होगा। आप यहां पर एग्जाम डायग्राम में देखिएगा कि जो फोर्स P1 है इसका लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से पास हो रहा है, जो दूसरा फोर्स P2 है उसका लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं से पास हो रहा है, P3 का लाइन ऑफ एक्शन भी यही है, P4 का लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस और ये सारे के सारे फोर्सेस किस में है, एक ही प्लेन में है, एक कॉमन प्लेन में है। तो ये कहलाएंगे कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्स सिस्टम। अब ये जो फोर्सेस हैं जिस कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होते हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो सभी फोर्सेस P1 P2 P3 P4 ये सभी जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है इनका लाइन ऑफ एक्शन। तो जो पॉइंट O है दिस इज दी कॉन्करेंसी। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होंगे सारे, नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि जो फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि P1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, P2 का लाइन ऑफ एक्शन ये, P3 का लाइन ऑफ एक्शन ये है और P4 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो एक कॉमन पॉइंट से इनका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन कॉन्करेंट है, लेकिन अभी भी एक ही प्लेन में है। तो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आगे आएगा आपका नॉन कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में नहीं होंगे, और कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जैसे एग्जांपल होता है ना, फोर्सेस ऑन अ ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग प्लेन में होते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा जिसपे हम कैमरा ट्राइपॉड जो होता है उसके ऊपर जब कैमरा लगाते हैं तो इस तरह से वो अलग अलग प्लेन में होते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन उनका एक ही होता है। तो ये होगा आपका नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एक प्लेन में नहीं होंगे तो नॉन कोप्लेनर, और कॉन्करेंट का मतलब है एक ही पॉइंट से पास हो रहे होंगे। तो इस देखो एक ही पॉइंट से ये फोर्स पास हो रहा है, ये कैमरा रखा हुआ है ट्राइपॉड के ऊपर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कॉन्करेंट, मतलब एक पॉइंट से पास नहीं होंगे, और नॉन कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं होंगे, नॉन कॉन्करेंट एक पॉइंट से पास नहीं होंगे। जैसे यहां पर जो फोर्सेस यहां पर दिखाए हुए हैं ये अलग अलग प्लेन में हैं, और अलग अलग प्लेन के साथ साथ इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा, तो उसको बोला जाएगा नॉन कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद भी जो कोप्लेनर फोर्स होते हैं ये भी लाइक और अनलाइक पैरेलल हो सकते हैं। जैसे देखिए कोप्लेनर जो फोर्स होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी पैरेलल होगा, मतलब एक ही प्लेन में है फोर्सेस, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी एक दूसरे के पैरेलल है, उसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे एक होगा लाइक पैरेलल, यहां पर आप देखिएगा लाइक पैरेलल का मतलब है कि जो P1 फोर्स है और P2 फोर्स है ये एक ही प्लेन में है, यस, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो बोलेंगे लाइक पैरेलल। यहां पर देखिएगा एक ही प्लेन में अभी भी है, एक ही प्लेन में है, एक दूसरे के पैरेलल अभी भी हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, 180 डिग्री पे फोर्स लगे हुए हैं, तो ये कहलाएंगे अनलाइक। अलग ही चल रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइक फोर्सेस और दोनों अलग डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे, तो वो कहलाएंगे अनलाइक फोर्सेस। सो दिस इज द क्लास, दिस इज द टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। ये टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कई बार। तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है बेटा कि जब हम फोर्स जो अप्लाई हो रहा होता है और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका मोमेंट। अब ये जो फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और डिस्टेंस कितनी है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वहां से और जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर आप समझिएगा, इस डायग्राम समझ में आएगा। मान लीजिए कोई रॉड है, इस तरह से कोई लीवर है और ये पॉइंट O है, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखोगे, और मोमेंट किसका लिखोगे, फोर्स का, तो ये लगा हुआ है यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज D। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फोर्स, ये रहा फोर्स और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू D, F इनटू D, वही चीज यहां पर लिखी गई है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the force, force का magnitude F, and the perpendicular distance from the line of action of the force from the same point, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ये हो गया आपका दूसरा। देखिए
इसका देखिए, ये जो दूसरे इतना भी अगर आप 2 नंबर में इतना भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ये जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 है, ये मैंने समझाए हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम इस लेक्चर में भी आज डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको समय का भी ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज ए क्रैश कोर्स। और मैं आपको बोलूंगा कि अलग अलग टीचर की अलग अलग स्पीड हो सकती है पढ़ाने की। आप यूट्यूब पे देखें, या तो आप ये जो हमारा क्रैश कोर्स है एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, तो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको स्पीड को इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। आप 1 पॉइंट, मैं अपने लेक्चर का अगर रिकमेंड करूं आपको, जो बच्चे बताते हैं, तो 1.25 आप देख सकते हैं, या जिनको जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं या पहले से आपने पढ़ा हुआ है, आप फर्स्ट टाइम ने पढ़ रहे, दोबारा से पढ़ रहे, बेसिक आइडिया आपको पहले से है, तो आप 2 की स्पीड पे देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। रिकमेंड करूंगा 1.5 पे आप देखें, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कपल। कपल का क्या मतलब होता है? व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी। जब अलग अलग मैग्नीट्यूड के 2 फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लग रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक कपल बनाते हैं, ठीक है। तो देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 0, उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। बट बोथ दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये जो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, ध्यान रखना कपल का मतलब 2 से ही होता है। तो 2 फोर्स होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और क्या बनाएंगे? वो बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करते हैं, और क्या बनाते हैं? एक कपल फॉर्म करते हैं। जैसे यहां पर आप डायग्राम में देखना कि एक फोर्स P है, यस, दूसरा फोर्स कितना है? वो भी P है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि 2 फोर्स होने चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों अलग अलग पॉइंट पे लगने चाहिए। तो ये इस पॉइंट पे लगा हुआ है फोर्स, ये इस पॉइंट पे लगा हुआ है। 2 फोर्स हो गए, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, 90 डिग्री 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे। ऐसे ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, है ना। तो क्या करेंगे? इसको ये रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, यस और नो, यानी कि ऐसे गोल गोल। जैसे आप जो एक कपल, जैसे स्टीयरिंग, जब आप कार को मोड़ते हो ना, स्टीयरिंग घुमा, जब मान लीजिए घुमाना, कार को टर्न करना है, तो कैसे करते हो आप? स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा हुआ है इस तरह से, तो यहां पे 2 फोर्स लगाते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कपल का मतलब रहेगा कि जब 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो एक कपल बनाते हैं, ठीक है। 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, और ये तो कई बार पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस कई बार एकेटीव एग्जाम आया हुआ है। तो आप ये जो सिंपल से डायग्राम बने हुए हैं, इसको आप समझा सकते हैं। समझना जरा ध्यान से। मैंने भी बताया था कि जो फोर्स है उसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसका लाइन ऑफ एक्शन। तो ध्यान देना, कोई बॉडी है यहां पर और ये इस बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन है। यहां जो पॉइंट ए है, यहां पे एक फोर्स लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? P है। अब कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहती है कि ये जो फोर्स P है, आप जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। इसको यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, अगर उसी फोर्स को आप दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करें उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में बनी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए जरा ध्यान से इसको हम करके देखते हैं। तो हमने क्या करा कि जो फोर्स P पॉइंट A पे लगा हुआ था, यहां पे देखो लगा हुआ है अभी भी, हमने क्या करा कि जो पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट B ले लिया, हमने एक पॉइंट B ले लिया और इस पर हमने एक फोर्स P इधर लगा दिया और दूसरा फोर्स P जस्ट उसके अपोजिट लगा दिया। तो ये जो बॉडी है और ये जो बॉडी है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जैसे कोई इक्वेशन है, एक इक्वेशन में हमने 2 इधर जोड़ दिया और 2 इधर जोड़ दिया, या ऐसे कह लीजिए कि किसी इक्वेशन में हमने 2 -2 कर दिया और +2 कर दिया कि भाई हमने इस पॉइंट B पर इधर भी फोर्स लगा दिया, इसके अपोजिट, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल नहीं करना है। ये जो फोर्स P था, ये था इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और जो एक फोर्स और P इन 2 में से जो नीचे की तरफ है इसके अपोजिट में, उसको इससे मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो कौन सा बचा? अब ये जो फोर्स P था ये बच गया। यहां पे देखो, ये देखो ये कैंसिल हो गया, यहां से पॉइंट A से फोर्स गायब हो गया, ये वाला फोर्स गायब हो गया। तो अब जो एक फोर्स बचा, केवल ये वाला बचा P यहां पे। तो इसको आप इससे अगर कंपेयर करें, इसको अगर आप इससे कंपेयर करें, तो जो पॉइंट A पे एक फोर्स लगा हुआ था जिसका मैग्नीट्यूड P था, वो उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो है शिफ्ट हो गया है। बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में बनी हुई है। यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बड़ा सिंपल सा डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं कि स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मे बी शिफ्टेड। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पॉइंट ए था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया और टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, एंड इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। और ये कई बार एकेटीव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन डायग्राम्स को बना करके एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, यहां पे इसका डेरिवेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। जरा चलिए देखते हैं। देख दो, मैंने आपको क्या बताया बेटा, अभी ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको यह बताया था, आइएगा,
हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, भी फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स के बारे में मैंने यहां पर आपको बताया कि मान लीजिए एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स यहां पे है। ये कौन सा फोर्स सिस्टम है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये मान लीजिए फोर्स F1 है, ये फोर्स कितना है बेटा? F2 है। तो क्या मैं इस फोर्स F1 का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। तो मैंने बोला कि मैंने ये कोई पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका मोमेंट लिखना है तो फोर्स मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर यहां पर डालना पड़ेगा F1 के ऊपर। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? D1 है। तो बताओ F1 का मोमेंट इस पॉइंट O के अबाउट कितना हो जाएगा? F1 D1 और ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरह से ये जो फोर्स F2 है और इस F2 का मोमेंट मैं इसी पॉइंट के अबाउट लिखना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? इससे यहां पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मान लो डिस्टेंस कितनी है? D2 है। तो बताओ इस F2 फोर्स का कितना हो जाएगा? मोमेंट O के अबाउट कितना हो जाएगा? F2, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी आपको पता होगा कि जो F1 F2 है, इनका क्या हो सकता है? एक रिजल्टेंट हो सकता है। तो रिजल्टेंट मैंने बोला कि इनका जो रिजल्टेंट है वो यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। मान लो ये रिजल्टेंट को हम लिखते हैं R से। तो हमने क्या करना है कि इस रिजल्टेंट R का भी मोमेंट लिख सकते हैं क्या हम सेम पॉइंट के अबाउट? यस, लिख सकते हैं। तो इसके अबाउट जब मोमेंट लिखेंगे तो एक परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? D है। तो बताओ R और ये जो R रिजल्टेंट है इसका कितना हुआ मोमेंट पॉइंट O के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा? R इंटू डी हो जाएगा, R इंटू डी हो जाएगा। तो जो वेरिग्नेंस थ्योरम है वो क्या कहती है? वो जरा समझिएगा। वेरिग्नेंस थ्योरम कहती है कि आपने जो जहां पर 1 2 3 4 जितने भी फोर्स लगे होंगे, उन फोर्सेस का F1 F2 F3 जितने फोर्सेस हैं, उन सभी फोर्सेस का मोमेंट लेना है किसी पॉइंट के अबाउट और उनको ऐड कर देना है। यानी कि हमने क्या करा, इस F1 का मोमेंट कितना था? F1 D1 प्लस कर देना है दूसरे फोर्स का मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट कितना था? F2 D2, और भी तीसरा फोर्स होता तो प्लस कर देते F3 D3, और ये किसके बराबर होगा? इन फोर्सेस के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर अबाउट द सेम पॉइंट। तो इनका रिजल्टेंट कितना है? R, और मोमेंट कितना आया था? R इंटू डी, R इंटू डी। दिस इज द वेरिग्नेंस थ्योरम। दिस इज द वेरिग्नेंस थ्योरम। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ मेनी कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर अगर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस लगे हुए हैं, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑल द फोर्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑल दी फोर्सेस, ठीक है, वही तो करा हमने कि जितने भी फोर्स थे उसका मोमेंट लिया, ऐड कर दिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑल दी फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट इन द प्लेन इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। यही तो करा हमने, F1 का F2 का मोमेंट लिया और ऐड कर दिया पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मोमेंट लिया सेम पॉइंट के अबाउट, तो वो उनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है इन फोर्सेस का मोमेंट का एल्जेब्रिक सम। गॉट द पॉइंट। अब ये चीज हमको प्रूफ भी करनी है, यही चीज बेटा हमको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो आइए इस डायग्राम से हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक स्टेप बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम ना खराब हो, है ना। जब हम डिटेल लेक्चर्स पढ़ते हैं तो हर एक चीज हम एक एक स्टेप करके दिखाते हैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम ज्यादा होता है। जो ऑलरेडी जो हमारा डिटेल कोर्स वाला, डिटेल लेक्चर्स वाला जो कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने लिया होगा, हमने एक एक स्टेप करके वहां पर दिखाते हैं, बिकॉज ये क्रैश कोर्स लास्ट मोमेंट पे हम डिजाइन करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से अच्छे से नहीं पढ़ पाए या कम पढ़ पाए हैं, तो उनको भी फायदा हो सके, और जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिएगा आइए देखते हैं जरा इसको ध्यान से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लिया एक एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस। यहां पर हमने एक फोर्स लिया F1, ध्यान देना एक एक स्टेप चल रहे हैं। हमने एक फोर्स कंसीडर करा यहां पर F1, दूसरा फोर्स हुआ F2, आप यहां पर और भी कंसीडर कर सकते हैं, और F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो है R। वो रिजल्टेंट कितना है? R। एक एक चीज को समझते जाइएगा। आइए जरा यहां पे देखते हैं, ये मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया, अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम हम बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस दिखा देंगे, ये वाई एक्सिस दिखा देंगे, एंड लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2। हमने ये एक फोर्स लिया और दूसरा फोर्स हमारा ये रहा F1 एंड F2 अबाउट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट के अबाउट? हमने सुन लिया F1 F2 में दो ले लिए, अब उनका रिजल्टेंट कितना ले लिया हमने? इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया हमने R। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान सुनना, तो लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ F1 F2। मान लिया F1 और F2 का रिजल्टेंट है वो कितना है बेटा? वो है आपका R। नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ F1 F2
एंड आर अबाउट पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लिखना है। जैसे मैंने यहां पे लिख के दिखाया था आपको, F1 F2 का मोमेंट लिखा था इस पॉइंट के अबाउट, और रिजल्टेंट का भी मोमेंट लिखा था इस पॉइंट के अबाउट। तो रिजल्टेंट को लिखने से पहले, मोमेंट लिखने से पहले अगर आप किसी फोर्स का मोमेंट लिखना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड और जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कंसीडर कर लें। चलिएगा, आइए देखिए जरा। तो ये देखिए यहां पे जो F1 है, इस F1 का मोमेंट आपको इस पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो ये जो येलो कलर से F1 फोर्स है, यहां से जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है वहां से क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा यहां पे। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अरे यस और नो? यस। यहां पर हमने क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस थी, यहां से जो F1 है उसका एंगल कितना है? हमने बोला θ1। तो ध्यान देना, ये रही एक्स एक्सिस, ये रहा फोर्स F1, और ये जो एंगल है, जो F1 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो एंगल θ1 मान लिया है। वो एंगल कितना मान लिया बेटा? θ1। और दूसरा, ये जो F1 है, इस फोर्स का मोमेंट हमको पॉइंट ए के अबाउट लिखना था। तो पॉइंट ए से हमने F1 पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बोला कि D1 है। एंगल कितना है बेटा? θ1। ये डिस्टेंस कितनी है? D1। बस एक ट्रायंगल को समझ लो, बाकी तो उसी हिसाब से हो जाएंगे। आइएगा, तो अगर बेटा ये एंगल θ1 है तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल। क्या ये एंगल भी θ1 होगा? यस और नो? यस, दिस एंगल विल ऑल्सो बी θ1। कैसे समझ में आएगा आपको ये कि यार ये जो x और y होती हैं ये तो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये अगर आपने θ1 माना है तो बेटा ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यस और नो? और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो हमने कर दिया प्लस 90। ओके, इस एंगल को क्या मान सकते हो आप? ये 90 माइनस θ1 कहेंगे ना इसको, 90 माइनस θ1। इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दीजिए, तो प्लस x कर दीजिए। आप सभी जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। दैट इज इक्वल टू 180। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू, ये सेकंड 90 प्लस 90 180, तो ये क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? θ1। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपको वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे कि ये एंगल F1 जो फोर्स है x एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना? दैट इज θ1। तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? θ1 होगा। अब यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। चलिए, अब मेरे को क्या करना है? देखिए, F1 का मोमेंट लिखूंगा इस पॉइंट के अबाउट, फिर F2 का मोमेंट लिखूंगा इस पॉइंट के अबाउट, और फिर R का मोमेंट लिखूंगा रिजल्ट का इस पॉइंट के अबाउट। तो एक ट्रायंगल तो मैंने आपको समझा दिया। कौन सा ट्रायंगल? OAB। तो ट्रायंगल OAB को जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल OAB को जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या करा? OAB में cos θ1, क्योंकि ये एंगल है θ1, ये एंगल कितना है? θ1। तो cos θ1 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका इस OAB जो ट्रायंगल है, बेस कितना होगा? AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा? दैट इज OA। अरे 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनिस होता है। ये हो गया बेस AB, हाइपोटेनिस हो गया कितना? OA। और AB की वैल्यू कितनी रख दी हमने यहां से? ये कितना मान रखा है? D1 अपॉन OA। तो यहां से D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहां से D1 की वैल्यू हो जाएगी OA cos θ1। OA cos θ1। अरे यस और नो? OA cos θ1। आ जाइएगा जरा। तो मैंने क्या बोला था कि F1 F2 दो फोर्स कंसीडर करो, और उनका रिजल्टेंट R हमने मान लिया। अब हमने F1 का मोमेंट लिया पॉइंट ए के अबाउट, तो F1 D1 होगा। अरे यस और नो? F1 D1, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 D1। अब ये F1 तो F1 लिखा रहने दिया। D1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से बता दिया मैंने आपको, OA cos θ1। तो यहां पर D1 की वैल्यू OA cos θ1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। अब आपको F2 का मोमेंट लिखोगे सेम पॉइंट के अबाउट, तो ये रहा F2, इसका मोमेंट इसके अबाउट लिखोगे। तो आपने क्या करना पड़ेगा? यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट C आ गया, आपको मिल गया। तो यहां से डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने इस बार? D2। जैसे F1 की डिस्टेंस हमने मानी थी D1, और यहां पे हमने जो एंगल माना था x एक्सिस से θ1 माना था, इस बार F2 की जो डिस्टेंस मानी है वो D2 मानी है, और इस एंगल को हमने x एक्सिस θ2 माना है। तो जैसे हमको ये ट्रायंगल मिला था OBA, इस बार मिलेगा हमको OAC। फिर से वही करना होगा आपको। तो D2 की वैल्यू मिल जाएगी OA cos θ2। OA cos θ2। तो बताओ F2 का जो मोमेंट होगा कितना होगा? F2 D2। F2 को F2 लिखा रहने दिया, D2 हो गया कितना? OA cos θ2। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बोला आपको कि जो F1 F2 है, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो R है, और R पे भी, क्योंकि R का मोमेंट हमको उसी पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? मान लो हमने बोला इसको D, और यहां से जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट x एक्सिस से वो कितना हो गया? थीटा। कितना हो गया? थीटा। तो एक और आपको मिलेगा ट्रायंगल OAD। OAD में जब आप cos थीटा, ये एंगल कितना था? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? देखो ध्यान से सुनो, जब F1 का एंगल θ1 था तो ये एंगल भी θ1 आएगा।
जब F2 का एंगल थीटा 2 था तो बेटा ये एंगल थीटा 2 आएगा, यस और नो। और जब रिजल्टेंट का एंगल थीटा है एक्स एक्सिस से तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल भी थीटा आएगा। तो कितना होगा रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट का मोमेंट कितना होगा, दैट इज R इंटू डी। R मतलब रिजल्टेंट, D परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R को R लिखा रहने दिया, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OA cos थीटा, ठीक है ना। अरे D1 D2 D की वैल्यू कहां से आएंगी, ये ट्रायंगल से आएंगी। पहला ट्रायंगल होगा OAB F1 के लिए, दूसरा ट्रायंगल होगा OAC F2 फोर्स के लिए, और रिजल्टेंट के लिए कितना होगा OAD। तो यहां से आपको D1 D2 और D की वैल्यू मिल जाएंगी। तो आपको कितनी इक्वेशन मिल गई यहां से, F1 D1 इज इक्वल टू F1 OA cos थीटा 1, F2 D2 इज इक्वल टू F2 OA cos थीटा 2, R इंटू D इज इक्वल टू R OA cos थीटा। चलो अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो जरा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग ऑल दीज थ्री इक्वेशंस F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इनको ऐड करेंगे तो F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F1 OA cos थीटा 1 प्लस F2 OA cos थीटा 2। अब यहां से एक काम कर लो, ये जो OA है ये तो दोनों में कॉमन है, तो यहां से कॉमन लिख लो, ये हो जाएगा OA F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2। जरा एक बार यहां पे आओ, जरा एक बार यहां पे आओ कि ये जो फोर्सेस होते हैं, जैसे मान लो ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और यहां पर ये फोर्स है F, ये एंगल कितना है थीटा है। इस F को रिजॉल्व कर सकता हूं मैं एक्स और वाई के लॉन्ग, यस। तो जिसके साथ थीटा होता है तो कॉस आता है, तो ये इसके साथ क्या आएगा, ये F cos थीटा आएगा। मान लो एक और फोर्स होता है यहां पर, मान लो F, ये F1 है तो F1 cos थीटा 1 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए ये थीटा 1 था, ये अगर थीटा 2 है, ये फोर्स F2 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 cos थीटा 2। तो चलो यहां पर डायरेक्ट समझ लेते हैं कि जो आपका फोर्स था F1 और एक्स एक्सिस एंगल कितना था थीटा 1, तो कितना होगा इसका कंपोनेंट F1 का एक्स एक्सिस के अलोंग F1 cos थीटा 1। अरे यस और नो, F1 cos थीटा 1। इसी तरह से जो F2 है ये एंगल कितना है थीटा 2, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट आएगा F2 cos थीटा 2, तो प्लस F2 cos थीटा 2। अब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है तो उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट कितना आएगा R, रिजल्टेंट R एंगल कितना है एक्स एक्सिस थीटा, R का कंपोनेंट कितना आएगा यहां पे एक्स एक्सिस पे, दैट इज R cos थीटा। अब देखो ये लिखा है R cos थीटा, तो ये जो R cos थीटा कंपोनेंट है तो क्या इन दोनों के सम के बराबर ही होगा F1 और F2 के, क्योंकि F1 F2 का ही रिजल्टेंट है, तभी तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, देखो लिखा हुआ है F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 को आप R cos थीटा लिख सकते हो, तो वही किया आपने, यहां से आपने R cos थीटा लिख दिया उसको। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, और इक्वेशन नंबर 3 कहां पे है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है आपका R OA cos थीटा, ये RD के बराबर है, और यहां भी तो R OA cos थीटा है, यहां भी तो क्या है बेटा R OA cos थीटा है, तो आप उसको R इंटू डी लिख सकते हो। तो हमने देखा F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू R इंटू डी। तो बहुत सिंपल है, ये मेरे को समझाने में थोड़ा सा वक्त लग गया है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज ये 4-5 स्टेप में आपका पूरा डेरिवेशन जो है डिराइव हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप जो है वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि जब आप एक बार डेरिवेशन हो या कोई न्यूमेरिकल हो, जब आप खुद से कर लेते हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि एकेटीव एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी से एक न्यूमेरिकल भी करा लेते हैं आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 400 न्यूटन। 400 न्यूटन यहां पे एक फोर्स लगा था, यहां पे दिस इज 400 न्यूटन एक्टिंग एट बी, ये पॉइंट बी पे लगा हुआ है। कह रहा है कि एक्स बाय प्लेन के अबाउट पॉइंट ए, कह रहा है कि अच्छा डिटरमाइन द, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा बीच में टूट गया क्वेश्चन। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 400 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी, तो पॉइंट बी पर 400 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है एच इन द फिगर। पॉइंट ए के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है, पॉइंट ए के अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट निकालना है। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करना क्या होगा आपको कि ये जो 400 न्यूटन है इसके दो कंपोनेंट आप ले लेंगे, जैसे भी मैंने बताया था आपको। एक ये एंगल थीटा 30 है तो ये हो जाएगा F cos 30, बोले तो 400 cos 30। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 400 sin 30, क्योंकि ये होगा cos, ये होगा sin। अब यहां पर इसको भूल जाओ क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हमने ले लिए हैं। अब इन दोनों फोर्सेस का, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, इनका मोमेंट लिखना होगा आपको पॉइंट ए के अबाउट। तो देखो हमने लिखा पहले, देखो क्लॉकवाइज अगर होता है तो उसको लिखते हैं प्लस, एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको लिखते हैं माइनस, उसको लिखते हैं क्या माइनस। तो हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखेंगे पहले, किसका, इस वाले फोर्स का। तो ध्यान रखना जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो वहां पे पेंसिल रख लो। अब ये जो फोर्स है ये तो इस तरफ लगा हुआ है, तो ये किस, इस पॉइंट ए के अबाउट कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, ऐसे तो घुमाएगा क्योंकि ये फोर्स उधर की तरफ लगा हुआ है। तो देखो ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो लिखेंगे इसको प्लस। और डिस्टेंस, मोमेंट होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स तो रहा 400 cos 30, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो यही है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है इसकी। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये आपको दे रखी क्वेश्चन के अंदर 400 mm। तो आपने करा फोर्स ये रहा, डिस्टेंस ये रही,
अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंपोनेंट है। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कैसे घुमाएगा इस पॉइंट ओ के अबाउट, जिसके आप मोमेंट लिख रहे हो जिस पॉइंट के अबाउट, तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तुम लिखेंगे माइनस, तो इसलिए यहां पर आ गया माइनस। फोर्स कितना है 400 sin 30, और यहां पे जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर यहां पे, दिस इज तो 300, तो 300 से हमने कर दिया यहां पे मल्टीप्लाई। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 78564 न्यूटन mm आपका आ जाएगा मोमेंट, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा पॉइंट ए के अबाउट। ओके चलिए, एक में क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने करा दिया आपको। ये चाहो तो आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई मार सकते हो, बस एंगल बदला है और यहां पे जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड बदला है, तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर, सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर, ठीक है। आप ट्राई मारना चाहो तो ट्राई मार सकते हो। आंसर मैंने लिख दिया है। माइनस का साइन ये दिखाता है कि वो एंटी, अगर प्लस आएगा तो इसका मतलब मूवमेंट क्लॉकवाइज है, अगर आपका माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये बस आपको ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंस बता दिया नेगेटिव साइन का। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज बीम। बीम को देखते हैं, कितने टाइप्स की बीम होती हैं, कितने टाइप्स की यहां पर रिएक्शंस होती हैं। चलिए तो डिफाइन करते हैं कि बीम क्या होती है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पेन है, तो पेन की जो लेंथ, इसकी दो डायमेंशन है, एक इस पेन का डायमीटर और दूसरी इसकी लेंथ। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पेन की लेंथ है वो पेन के डायमीटर से ज्यादा है। तो बीम क्या होता है, बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी एक डायमेंशन बाकी के डायमेंशन से ज्यादा होती है ना, हुज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर लेटरल डायमेंशन। लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर से, लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर से। जैसे ये जो इसकी लेंथ है और इसका जो डायमीटर है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो एक डायमेंशन ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी एक डायमेंशन बाकी की डायमेंशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये कोई एक, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ये कोई एक बीम है लाइक दिस, इस तरह से, तो इसका क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है, काफी ज्यादा है, इसका डायमीटर काफी कम है। तो इस तरह से हम दिखाते हैं बीम को। यहां पर आप देख सकते हैं बीम के ऊपर लोड लगे रहते हैं, बीम लोड को क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। तो जैसे P1 P2 P3 ये लोड लगे हुए हैं और यहां पर ये रिएक्शंस लगी हुई हैं, ठीक। चलिएगा, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट की भी हम बात करेंगे इसी के अंदर कि बीम पे कौन कौन सी सपोर्ट होती हैं। तो ये बीम है, यहां पे इस बीम पे एक सपोर्ट यहां रही होगी, एक सपोर्ट यहां रही होगी। जब सपोर्ट को हटाते हैं तो रिएक्शन आती है, तो रिएक्शन आ जाएगी R1, रिएक्शन आ जाएगी यहां पे R2। तो तीन टाइप की सपोर्ट्स होती हैं, एक होता है रोलर सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट, तीसरा होता है फिक्स सपोर्ट। ध्यान देना कि तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे रोलर सपोर्ट को। तो देखो ये एक बीम है और यहां पर हमने एक रोलर बना दिया इस तरह से, और ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं बीम को। ये बीम है और यहां पर एक रोलर है और यहां पे इस तरह से। तो ये जो सपोर्ट है, दिस इज द रोलर सपोर्ट, दिस इज द रोलर सपोर्ट। पॉइंट ए पर रोलर सपोर्ट लगी हुई है। अच्छा, इस रोलर सपोर्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहां पर रोलर लगा के इस तरह से, ठीक है। अब आपको यह भी ध्यान देना होता है यहां पे कि अगर आप इन सपोर्ट्स को रिमूव करोगे तो क्या आएंगी, रिएक्शन आएंगी। जैसे ये एक बीम है जिस पर एक पॉइंट लोड P1 लगा है, दूसरा पॉइंट लोड P2 लगा है, पॉइंट ए पे एक रोलर सपोर्ट है, पॉइंट बी पर भी एक रोलर सपोर्ट है। तो जब आप इन सपोर्ट्स को रिमूव करोगे तो यहां पे देखो इसका जो इक्विलिब्रियम डायग्राम है मैंने यहां पर बना दिया है कि P1 ऐसे ही लगा रहेगा, P2 ऐसे ही लगा रहेगा, और जब इस सपोर्ट को आप रिमूव करोगे तो एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो रोलर सपोर्ट होती है वहां पर केवल एक रिएक्शन डेवलप होती है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, केवल 1 नंबर ऑफ रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कब आएगी, जब हम किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं, अगर उसका फोर्स जब हमने लगाया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और मोशन नहीं हुआ है, मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब रिएक्शन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये मोबाइल रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और ये मोबाइल आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो मोशन है वो रुक नहीं रही है, मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये मूव कर जा रहा है तो इसका मतलब कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं तो ये रोटेट कराना चाहूं तो ये रोटेट भी कर रहा है, इसका मतलब कोई रोटेशन मोमेंट रिएक्शन भी नहीं आएगी यहां पे। और लेकिन अगर मैं इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं इसके ऊपर तो ये नीचे की तरफ नहीं जा सकता है। ये मान लो ये फिक्स है तो ये नीचे की तरफ नहीं जा सकता है। तो वर्टिकल मोशन जो है वो रुक गई है। अब मोशन अगर रुक गई तो इसका मतलब रिएक्शन आएगी। जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे मैं फोर्स लगाऊं ऐसे, है ना, तो दीवार पीछे की तरफ तो जाएगी नहीं, इसका मतलब रिएक्शन आएगी वहां पे। ये सर नो, तो यहां पे जो रोलर सपोर्ट लगी हुई है, ऐसे आप फोर्स लगाएंगे तो ये तो ऐसे मूव हो जाएगी, पूरी की बीम जो है इधर खिसक जाएगी, तो कोई रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगी। और ये घूम भी सकती है। दूसरा, लेकिन अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो केवल एक ही रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मोशन रुक गया है उसी डायरेक्शन में क्या आएगी, रिएक्शन आएगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी RA,
ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी इसको हटाओगे तो यहां पर बी पर एक रिएक्शन आर बी, आर का मतलब रिएक्शन है, ए का मतलब पॉइंट ए पर, आर का मतलब यहां रिएक्शन है, बी का मतलब पॉइंट बी पर एक रिएक्शन है। तो ध्यान रखना यहां पर केवल एक रिएक्शन आती है, किसमें, रोलर सपोर्ट में। दूसरा आता है हिंज सपोर्ट, जिसको हम पिन सपोर्ट कह सकते हैं या फिर हिंज सपोर्ट इसको बोलते हैं। देखो रोलर सपोर्ट का तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा जो भी बताया भी था मैंने आपको, तो यहां पर कितनी रिएक्शन आएगी, केवल एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, मतलब यहां पर एक पिन डाल देते हैं, तभी तो बोल रहे हैं इसको पिन सपोर्ट। तो जैसे मान लीजिए ये है ना, जैसे यहां पर ये इस तरह से ये रखी हुई है और हमने क्या कर दिया, यहां पर एक होल करके इसमें पिन डाल दी, तो क्या अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। जैसे ऐसे है ना, ऐसे ही हमने पिन डाल दी यहां पे, ऐसे पकड़ा इसको और यहां पिन डाल दी, तो अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगी आर ए बी, आर का मतलब है रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर रिएक्शन है, बी का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या जब हमने इसमें पिन डाल दी यहां पे इस तरह से, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर पाएगी, अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव नहीं कर पाएगी। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी आर ए एच, आर मतलब रिएक्शन, ए का मतलब पॉइंट ए पर, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल। क्या अगर आप पिन डालने से क्या इसका जो रोटेशन है वो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो रोटेशन अभी भी हो रहा है, रोटेशन अभी भी अलाउड है, इसलिए मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगी, केवल दो रिएक्शन आएंगी। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगी, 2 आएंगी। कहां पे, जो पिन सपोर्ट होती है, जो हिंज सपोर्ट होती है, आर ए वी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर एच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। आर ए वी आर एच एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इनका अगर आप ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, रिजल्टेंट रिएक्शन कितना होगा ये पर, तो स्क्वायर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर। ठीक है, इसकी थीटा अगर निकालना चाहोगे इसका, कि उनका जो है इनकी जो दोनों रिएक्शन जो है आर ए एच और आर ए बी का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आर ए का जो डायरेक्शन होगा आर ए बी अपॉन आर एच, टेन थीटा इक्वल टू आर ए बी अपॉन आर एच निकाल सकते हो। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, ये कोई बीम है, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब ये है इस तरह से, ये बीम है और बीम को इस बार क्या कर दिया आपने, इसको फिक्स कर दिया है दीवार में, यहां पे आपने नट बोल्ट लगा दिया या वेल्ड कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है। तो ना तो ये नीचे मूव कर वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगी, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगी, इस बार रोटेशन भी नहीं हो पाएगा। तो 3 रिएक्शन आएंगी इस बार। कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी, तो नंबर ऑफ रिएक्शन होंगी 3, है ना। और कौन कौन सी आएंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी आर ए एच, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी आर ए वी, और एक आएगी मोमेंट रिएक्शन, क्योंकि इस बार इसका मोमेंट भी मतलब रोटेशन भी अलाउड नहीं है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, यहां पर 3 होगी। तो ध्यान रखेंगे कि रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आती है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट रिएक्शन। आइए आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोड की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के लोड होते हैं बीम पर। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन लिखा हुआ आपके सिलेबस में आ सकता है। तो 4 टाइप के लोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड लोड। कौन सा लोड, कंसंट्रेटेड लोड, जिसको हम पॉइंट लोड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड यहां पर लगा हुआ है ना। एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मैं हूं, मैं पैर के अंगूठे पर अगर यहां पे खड़ा हो जाऊं, तो क्या जो लोड है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया है, यस, तो वो पॉइंट लोड होगा। अगर मैं चारपाई पे ऐसे लेट जाते हैं तो लोड क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसको कहते हैं यूडीएल। तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट डी तक एक लोड लगा हुआ है, और इसकी जो लोड की इंटेंसिटी है दैट इज रिमेन सेम। सी और डी के बीच में बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड का लोड लगा हुआ है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। जो पॉइंट लोड होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन, है ना। किसमें होती है, न्यूटन में। जो यूडीएल होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर में। ठीक है, अगर आप इसका टोटल लोड निकालना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड है इसका। मान लो W न्यूटन पर मीटर है, और कितने डिस्टेंस तक ये लगा हुआ है, मान लो 2 मीटर तक लगा हुआ है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2W न्यूटन आ जाएगा। मतलब इसका टोटल, इसका एरिया अगर आप निकाल लें, लोड की इंटेंसिटी कितनी है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। तीसरा आता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जब लोड वेरी करता है लेकिन वो यूनिफॉर्मली वेरी करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट E और पॉइंट F के बीच में एक यूवीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है। पॉइंट E पे लोड की इंटेंसिटी 0 है, और E से जब हम F की तरफ जा रहे हैं तो लोड की इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। कि लोड की इंटेंसिटी एक तरफ 0 होगी और दूसरी तरफ लोड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन ध्यान रखना ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। ये लोड ऐसे भी तो वेरी कर सकता है लाइक दिस, ऐसे, तो ये यूनिफॉर्मली वेरी नहीं होता। ये लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब जाकर के ट्रायंगल बनेगा, तो यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। इसकी यूनिट भी वही होती है जो यूडीएल की होती है, न्यूटन पर मीटर, है ना। इसका अगर मान लो, इसका अगर आप, ये क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, W इंटू डिस्टेंस लेंथ हो जाएगा। W इसकी जो लोड की इंटेंसिटी है और डिस्टेंस इसकी L है। इसकी डिस्टेंस भी अगर L है तो ये जो ट्रायंगल है, तो इसका टोटल लोड कैसे निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया, यानी कि हाफ इंटू
W है ना, W इंटू एल। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका ट्रायंगल का एरिया कैसा आएगा, हाफ इंटू लोड इंटू लेंथ। इसका ये होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो हाइट इंटू बेस दैट इज W इसकी हाइट हो जाएगी, L इसकी लेंथ हो जाएगी। एक और लोड होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीम पर जो है एक मोमेंट भी लग सकता है, दैट में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो डायग्राम में जो पॉइंट सी पर एक मोमेंट लगा हुआ है M, ठीक बात है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो इसको आप एक ही स्लाइड में लिख दीजिएगा, इस तरह से डायग्राम में ही आप बना दीजिएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है, आइएगा। तो यहां पर आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में 2 नंबर में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ले, 2 नंबर में डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, सॉरी डेफिनेशन पूछ सकता है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। समझिएगा, सच अ डायग्राम, ऐसा डायग्राम, बॉडी का ऐसा डायग्राम इन विच द बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट्स। जब हम किसी बॉडी को फ्री कर देते हैं फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, हर एक सरफेस को, हर एक कॉन्टैक्ट को हमने रिमूव कर देना है। एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इंक्लूडिंग रिएक्शंस, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री बॉडी। एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, डोंट वरी, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर एक फिक्स सरफेस है, इस फिक्स सरफेस के ऊपर एक बॉल है। इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। स्मूथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं माना हमने, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है। तो इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमको। करना क्या है कि इस बॉल के ऊपर जितने भी फोर्स लगे होंगे उन फोर्स को दिखाना है, शो करना है। दूसरा, कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन को भी शो करना है। इसका कोई सेल्फ वेट है तो उसको भी शो करना है। तो इस कॉन्टैक्ट को, क्योंकि ये जो सरफेस है ये बॉल इसके कॉन्टैक्ट में है, तो आपने क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट को, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसको क्या करना है, फ्री करना है, इसको रिमूव करना है। तो क्या होगा, इस पे क्या आई, इसके ऊपर की तरफ क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी। रिएक्शन कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो एक तो रिएक्शन आएगी R, ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि ये सरफेस इस तरह से है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी, तो हमने एक रिएक्शन R दिखा दी। दूसरा, इसका जो वेट होगा, इस बॉल का जो वेट है W, वेट का डाउनवर्ड, वेट हमेशा कहां लगता है, सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ एक वेट लग गया। तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, इसका ये, इस बॉल का ये फ्री बॉडी डायग्राम ने बना दिया। दूसरा एक डायग्राम यहां पे देखिएगा कि एक ये स्मूथ सरफेस है, कोई वॉल है, और ये स्ट्रिंग से यहां पे एक बॉल रुकी हुई है, एक बॉल जो है रुकी हुई है वर्टिकल सरफेस से। तो हमने क्या करना है कि इस वर्टिकल सरफेस जो कॉन्टैक्ट है इसको रिमूव करना है। तो एक तो इसका वेट जो है बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, W हमने डाउनवर्ड दिखा दिया। दूसरा, यहां पे एक रिएक्शन आएगी इस तरह से, जैसे यहां पे आई थी इसके परपेंडिकुलर, तो यहां पर एक रिएक्शन आ गई। अब यहां पर एक स्ट्रिंग भी लगा हुआ है, तो यहां एक टेंशन आएगी, है ना, इसकी एक टेंशन आएगी इस तरफ, तो यहां पर एक टेंशन आ गई T। तो इसका बन गया ये फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जब आप ये फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है किसी बॉडी का विच द बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, जब हम बॉडी को फ्री कर देते हैं फ्रॉम ऑल दी सरफेस, और वहां पर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो रिएक्शन क्यों ना हो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायग्राम के अंदर। तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे करके डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। आइए, और भी कुछ डायग्राम मैंने यहां पर आपको और समझाने के लिए डायग्राम दिए हैं। आपको अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो कोई एक डायग्राम से आप समझा देना। जैसे यहां पर एक कोई पुली है, यहां पर एक फिक्स सरफेस है, यहां पर स्ट्रिंग से एक 500 न्यूटन का वेट लटका हुआ है, यहां पर ये 300 न्यूटन का वेट लटका हुआ है। अगर आप 500 न्यूटन का क्या बनाना चाहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो देखो 500 न्यूटन है, तो एक तो 500 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा, यहां पर एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ आएगी। दूसरा, आप इस 300 न्यूटन का भी क्या बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो 300 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा और यहां पर एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। इसी तरह से आप ये जो रॉड है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहां पर देखो 500 न्यूटन जो है नीचे एक तो इसका जो सेल्फ वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा, ये 550 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ये इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर क्या आएगी, एक रिएक्शन आएगी पॉइंट बी पर, क्योंकि यहां पर कॉन्टैक्ट है, जिसको हमने बोल दिया RB। दूसरा, यहां पर भी क्या है बेटा, एक रिएक्शन आएगी, और कैसे आएगी, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो पॉइंट A था, तो यहां पर एक रिएक्शन यहां पे आ गई, एक फोर्स P यहां पर लगा हुआ था। तो जितने भी फोर्स होते हैं उन सबको दिखाना है, रिएक्शंस को दिखाना है, और उसके सेल्फ वेट को दिखाना होता है, तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये 2 नंबर में पूछ लेता है कई बार, देखो पूछा हुआ है एकेटिव सेमेस्टर एग्जाम में। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मैंने आपको फोर्स सिस्टम पढ़ाया था अभी, तो जो पहला फोर्स सिस्टम था, ध्यान दीजिएगा, बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। हम कब बोलेंगे बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी, व्हेन द रिजल्टेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, जब किसी फोर्स पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं और उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो मस्ट भी जीरो होना चाहिए, वो जीरो के बराबर होना चाहिए। अब ये जो कौन सी इक्वेशंस होती हैं जो लिखने के लिए आती हैं, आपको 2 तरह के फोर्स सिस्टम मैंने आपको बताया मेनली। एक तो बताया था आपको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कौन सा,
कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्स सिस्टम, दूसरा बताया था आपको कोप्लेनर नॉन कॉनकरंट फोर्स सिस्टम। कॉनकरंट का मतलब क्या था, जैसे डायग्राम में देखो, कॉनकरंट का मतलब था, देखो दोनों ही केसेस में क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब कि दोनों ही केसेस में जो फोर्सेस होंगे वो एक सेम प्लेन में होंगे, एक कॉमन प्लेन में होंगे। दूसरा कॉनकरंट का मतलब है कि सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, P1 यहीं से पास हो रहा है, P2 का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, P3 का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। इसका मतलब ये कॉनकरंट फोर्स सिस्टम है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होंगी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा मस्ट बी 0 होगा। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ का मतलब फोर्सेस, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, और ये जो एल्जेब्रिक सम लगा, ये जो समेशन है एल्जेब्रिक सम, तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी का एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, 0, समेशन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। दूसरा वाई डायरेक्शन में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सबका। एल्जेब्रिक सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, बस यहां पर एक्स की जगह वाई कर देना है और यहां पे हो जाएगा समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से कि जब आपके पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा, ध्यान देना, जब आपके पास समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप उस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब ऐसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ध्यान देना, जैसे यहां पर P1 है, P2 है, P3 है, ये रिएक्शन R1 R2 ये एक ही प्लेन में है, इसका मतलब कोप्लेनर, एक पॉइंट से इनका लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं हो रहा, इसका मतलब नॉन कॉन्करेंट है। तो एक इक्वेशन तो दो इक्वेशन तो बिल्कुल वही रहेंगी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन आ जाएगी यहां पे तीसरी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन यहां पर बढ़ जाएगी, तो यहां पर 3 इक्वेशन आ जाएंगी, 2 इक्वेशन तो दोनों में रहेंगी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0, यहां पर एक और इक्वेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है दोनों के लिए याद रखेंगे, कॉन्करेंट के लिए भी और नॉन कॉन्करेंट के लिए भी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब वहां पर ये इक्वेशन काफी यूजफुल होती हैं। ठीक है, लेकिन 2 नंबर में कई बार अलग से भी पूछ लेता है। आइए उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है। देखो, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लीजिए कोई स्टील की है या कॉपर की है, वॉट जिस भी मेटल की है, मैं इसको अगर खींचूंगा, है ना, कोई सॉलिड रॉड है उसको मैं खींचना चाहूं तो वो खींचती नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर से जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमारे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, वो आपस में बंधे रहना चाहते हैं, आप खींचोगे वो खींचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर से, और उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे आप देखो, ये कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है ना, सॉलिड बॉडी है, यहां पर एक फोर्स P लगा हुआ है, इधर भी एक फोर्स P लगा हुआ है, दोनों तरफ फोर्स कितना लगा हुआ है, P लगा हुआ है। अब आपने क्या करा, इस बॉडी को कहीं से भी काट करके देखोगे तो मान लो यहां पर ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया भी, तो पार्ट ए का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इधर कितना फोर्स लगा हुआ है, P लगा हुआ है। तो यहां पर जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जब मैं इसको ऐसे देखूंगा, जैसे कोई बॉडी है, इसको ऐसे काट के जब देखेंगे तो अगर इधर फोर्स P लगा हुआ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे ये फोर्स P लगा हुआ है, ये होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, और यहां पर क्या होगा, ये होगा R, जिसको बोलेंगे रेजिस्टिंग फोर्स। दिस इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है बेटा, यही स्ट्रेस होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बॉडी का वो A है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और जब आप बॉडी को डिफॉर्म होने से बचाना चाहते हैं, बॉडी को फेल होने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने फोर्स P लगाया इसके अंदर, तो कम से कम जो उसके अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, वो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है कम से कम उतना होना चाहिए। यस और नो, उतना होगा तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, नहीं तो बॉडी खिंच जाएगी और फेल हो जाएगी। तो हमने क्या करा, R को हमने P से अच्छा, दूसरी बात एक याद रखेंगे, जब हम स्ट्रेस की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बताओ इसके अंदर स्ट्रेस कितना होगा, तो कैसे पता लगेंगे, उसकी इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम R को P से रिप्लेस करेंगे। किसको, R को हमने P से रिप्लेस कर देना है, तो स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया हमको पता होगा, मान लो 50 mm स्क्वायर है, मान लो 50 mm स्क्वायर है, और ये R तो पता ही नहीं होगी आपको। R कैसे पता करोगे, R तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, लेकिन R जो है वो P के बराबर होगी, हमेशा याद रखना, है ना। P मान लो कितना है, मान लो कितना 5 न्यूटन है,
तो हम रखेंगे यहां पर P की वैल्यू 5 न्यूटन, A की वैल्यू 50 mm स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगी यहां से स्ट्रेस। ठीक है, चलिएगा, तो यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी हो सकती है। 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 नंबर में अगर डेफिनेशन पूछेगा तो ये डायग्राम बना करके समझा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो एक नॉर्मल स्ट्रेस हो सकती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर स्ट्रेस होती है जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आती है, सिग्मा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, या इस लॉन्गिट्यूडनल के अंदर भी क्या आएगी, टेंसल स्ट्रेस, सिग्मा टी। सिग्मा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस है, तो सिग्मा का मतलब नॉर्मल और टी का मतलब टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी। एक होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा वी। क्योंकि ये जो सब हैं ये हम सिग्मा से ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आती हैं और नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो याद रखना कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखेंगे सिग्मा से और शेयर स्ट्रेस को हम लिखेंगे टाउ से। आगे बढ़ते हैं, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। 2 नंबर में कभी डेफिनेशन पूछ ले आपसे। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि जब बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगे होंगे, तो देखो ये जो फोर्स है, इसके बीच में कितना फोर्स, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, यानी कि नॉर्मल है। तो जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, नॉर्मल फोर्स होंगे, तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। इसी के अंदर आता है आपका टेंसल स्ट्रेस सिग्मा टी। तो ध्यान देना कि ये भी नॉर्मल स्ट्रेस ही है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, टेंसाइल नेचर के होंगे, मतलब इस तरह से खींच रहे होंगे। पुलिंग नेचर के फोर्स होंगे, कैसे नेचर के होंगे, पुलिंग नेचर के होंगे, टेंसाइल नेचर के होंगे। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। याद रखेंगे, जब दो फोर्स होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और टेंसाइल नेचर के होने चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, क्या दो फोर्स हैं, हाँ जी, P और P दो फोर्स हैं। क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं। क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, ये और ये, देन 180 डिग्री पे हैं, अपोजिट है एकदम, और ये टेंसाइल नेचर के हैं, पुलिंग नेचर के हैं। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा टी से लिखेंगे, और सिग्मा क्या होगा, P अपॉन A होगा, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। दूसरा आता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। बस एक वर्ड चेंज करना है कि यहां भी दो ही फोर्स होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के, यहां भी होंगे, यहां भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन कंप्रेसिव नेचर के होंगे, अंदर की तरफ लग रहे ना, पुशिंग नेचर के होंगे। जैसे दरवाजे पे कई बार पुल लिखा होता है तो खींच के खोलते हैं डोर को आप, और कई बार पुश लिखा होता है तो उसको धकेल के खोलते हैं आप लोग। तो यहां पर कैसे होंगे, कंप्रेसिव नेचर के होंगे। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो सिग्मा सी, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी P अपॉन A। बस यहां पर एक वर्ड चेंज करना होगा आपको, इसमें और इसमें केवल एक ही वर्ड का फर्क है, ये टेंसाइल नेचर के हैं और ये कंप्रेसिव नेचर के हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, is a type of stress that associated with the uniform deformation of a material due to the application of external force or pressure. Generally जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है इसकी बात वहां पे होती है जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है। याद रखना, जब हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे, बल्क मॉडुलस की बात करेंगे, तब भी आपको ये ध्यान में आनी चाहिए बात। जैसे कोई बॉडी है और ये किसी फ्लूइड में है, या फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड या कोई गैसेस है, लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो मान लो ये लिक्विड में है। अब कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। जैसे हम भी क्या है, हम भी तो एयर में है, सराउंडिंग में है, तो हमारे ऊपर भी क्या लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर हमेशा कैसा होता है, कंप्रेसिव नेचर का ही होता है, वो हर तरफ से उसको जो है प्रेस करता है। तो इस बॉडी को हर तरफ से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और वो हर डायरेक्शन में कैसा होगा, सेम होगा। प्रेशर इज ऑलवेज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में कितना लगा हुआ है, प्रेशर P लगा हुआ है। तो जब इसके ऊपर प्रेशर P लगेगा तो ये बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होना चाहेगी, कंप्रेस होना चाहेगी, और डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो इसके अंदर से स्ट्रेस डेवलप होगी उसको बोलेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिग्मा V से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो P की यूनिट होगी वही इसकी भी होगी। P क्या होता है, प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस भी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा V की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, यस आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, अगेन इंपॉर्टेंट है। शेयर, देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सी स्ट्रेस थी, दैट इज वाज द नॉर्मल स्ट्रेस, दैट वाज द नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हमने सिग्मा से लिखा था। अभी हम बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस की। देखो जब बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, प्रेशर भी तो नॉर्मली होता है, तो जब किसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है। अगर किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है, शियर फोर्स लगता है, तो कौन सी स्ट्रेस डेवलप होती है, द शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द टेंजेंशियल फोर्स, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी। जब बॉडी के सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होता है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो शियर स्ट्रेस कहलाती है। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक ABCD हमने एक ABCD ब्लॉक कंसीडर कर लिया जो कि फिक्स है एट द बॉटम प्लेन एंड सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स P एट द अपर प्लेन। ये जो बॉटम प्लेन है AB, हमने इसको फिक्स कर दिया, और जो इसका अपर प्लेन है
उस पर एक फोर्स लगा हुआ है टेंजेंशियल फोर्स, जिसको हमने पी से लिखा है। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस टाउ जो होगा वो होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द फेस DCFE। जिस प्लेन पे वो टेंजेंशियल फोर्स लगाया उसका एरिया कितना होगा, उसको जरा ध्यान दीजिएगा कि ये डायमेंशन L है, ये H है, और ये जो डायमेंशन है ये B है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एरिया कितना आएगा, क्योंकि ये डायमेंशन कितनी है, दिस इज L, और ये डायमेंशन कितनी है B। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला जहां पर ये टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है, दैट इज B इंटू L। तो B इंटू L, दिस इज व्हाट, दिस इज द शेयर स्ट्रेस टाउ, दिस इज द शेयर स्ट्रेस टाउ। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जैसे यहां पर टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है तो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशन चेंज होना चाहती हैं, तो बॉडी की जो डायमेंशन में चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, क्या बोलोगे उसको, स्ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम की कोई रॉड है, इसकी कुछ लेंथ है, अभी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैं इसके ऊपर जब फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो पहले से इसकी लेंथ कितनी थी, दैट वाज 100 mm, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी डायमेंशन हो गई 101 mm, तो कितना बढ़ गई, 1 mm इंक्रीज हो गई। चेंज कितना आएगा, 101 माइनस 100, पहले कितनी थी ओरिजिनल 100, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्ट्रेन। कितना हो गया, चेंज कितना हुआ 1 mm का, पहले कितनी थी 100 mm, तो ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रेन हो गई। बात समझ में आई कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी स्ट्रेन हो जाती है, बॉडी की डायमेंशन चेंज हो जाती हैं, तो बॉडी की जो डायमेंशन चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन वो कहलाता है स्ट्रेन। जैसे इसकी लेंथ है तो लेंथ इंक्रीज होगी इसकी, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ वो क्या होगी, स्ट्रेन हो गई। अगर इसका डायमीटर कम हो जाएगा, भाई इसको अगर खींचोगे लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर तो डिक्रीज होगा, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर मान लीजिए हाइट होती तो चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। चेंज इन, आपने अभी खाना नहीं खाया, आपका कुछ वेट है, ओरिजिनल वेट है, आपने खाना खाया 5-10 मिनट के बाद आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया, हल्का सा वेट बढ़ गया आपका, तो कितना चेंज हुआ वेट में, तो चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट। चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन समथिंग अपॉन ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हमने दिखाने की कोशिश करी है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, जब हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की ऑब्वियसली क्या होगा, डायमेंशन चेंज होगी, चेंज इन डायमेंशन। तो स्ट्रेन को लिख दिया हमने यहां पे कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अच्छा, ये जो होगा ऊपर भी क्या होगा, mm होगा, और नीचे भी क्या होगा, mm, है ना भाई। डायमेंशन में जो चेंज हुआ वही डायमेंशन उसकी होगी, जो तो इसकी जो यूनिट होगी, तो इसकी कोई डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन, जिसको हम एप्सिलॉन से लिखेंगे, शेयर स्ट्रेन होता है जिसको हम फाई से लिखेंगे, और नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है और लेटरल स्ट्रेन होती है इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। तो डायग्राम से आप इसको समझा सकते हैं। आइए समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। देखो जरा इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि जब हमने फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर, अभी फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, d है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो l है। लोड अप्लाई करने से पहले इस बॉडी की जो लेंथ है वो l है, डायमीटर d है। जैसे ही हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जो कि पुलिंग फोर्स है, इसको खींचा तो लेंथ इसकी बढ़ के इंक्रीज हो गई, कितनी होगी, l प्लस डेल्टा एल, और डायमीटर इसका डिक्रीज हो गया d माइनस डेल्टा डी, d माइनस डेल्टा डी। अब देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मैंने क्या बोला था आपको अभी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है, स्ट्रेन होता है। लेकिन यहां 2 डायमेंशन है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, इसलिए यहां 2 डायमेंशन है। ये 3 डायमेंशन भी हो सकती थी, चलिएगा, क्योंकि यहां 2 डायमेंशन है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, क्योंकि यहां जो फोर्स लगा है वो लेंथ के अलोंग लगा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रेन भी कह सकते हैं, जिसको हम लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उस डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल में जो डायरेक्शन है उसमें कितना चेंज हुआ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना, डायमीटर तो है। तो देखो जरा, स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड, जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज आएगा, वो जो स्ट्रेन होगी वो कहलाएगी लेटरल स्ट्रेन। तो यानी कि इसके हिसाब से कितना होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यानी डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो लेटरल स्ट्रेन है। ठीक है, अब यहीं से एक और आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगी जिसका नाम है पॉइजन रेशियो। आगे अभी आएगा, वो पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैं बताऊंगा आपको कि जो लेटरल स्ट्रेन होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है उनका जो रेशियो होता है उसको पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। ठीक है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है? पॉइजन रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका शेयर स्ट्रेन। तो मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल फोर्स लगता है तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, और जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई थी तो शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स व्हिच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स द ब्लॉक ABCD गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड टेक्स द शेप ऑफ ABC-D' बाय डिफॉर्मिंग थ्रू द एंगल फाई। देखो सबसे पहले जो ब्लॉक था ओरिजिनली ABCD था, इसके ऊपर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस सरफेस पे तो डिस्टॉर्ट हो गया, यानी D' हो गया और C' हो गया, क्योंकि नीचे से तो फिक्स है तो नीचे फिक्स रहेगा ये प्लेन, ऊपर वाला प्लेन इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा और ये एंगल कितना डिफॉर्म हुआ, दिस डिफॉर्मेशन, जो एंगल डिफॉर्म हुआ है दिस इज, हमने इसको लिखा फाई। वही चीज लिखी गई है कि जो ब्लॉक था ABCD डिस्टॉर्ट हुआ कब? जब हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया और उसकी नई पोजीशन क्या बनी? ABC', तो यहां पे आप थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर देखें, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है आपका BC और C', तो इसमें tan फाई अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? tan फाई इक्वल टू CC' अपॉन BC। अरे यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई ये एंगल फाई है तो tan फाई कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CC' अपॉन BC, तो CC' अपॉन BC। क्योंकि जो फाई होता है दिस इज वेरी स्मॉल, फाई की जो वैल्यू है बहुत स्मॉल होती है, तो tan फाई को हम फाई लिख सकते हैं, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? CC' अपॉन BC। जब हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे तब आपको वहां भी ये पॉइंट फिर से काम आएगा। अब ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है फाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है फाई, ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन फाई है इन रेडियंस रिप्रेजेंट्स द शेयर स्ट्रेन। ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन फाई है रेडियन में जब होता है ये, तो उसी को बोलते हैं हम, यही रिप्रेजेंट करता है किसको? शेयर स्ट्रेन को। शेयर स्ट्रेन का मतलब है यहां पर फाई से मतलब है बेटा शेयर स्ट्रेन, फाई का मतलब है, लिख दिया यहां पर, शेयर स्ट्रेन का मतलब है फाई। ओके, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस टाउ होता है, शेयर स्ट्रेन फाई होता है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा होता है, नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन होता है, ऐसे हम लिखते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हुक्स लॉ की बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेस क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद हुक्स लॉ का स्टेटमेंट ना जाने कितनी बार ऑलरेडी AKTU एग्जाम में और जहां जहां भी ये टॉपिक होता है हर जगह ये पूछा जाता है, हुक्स लॉ। तो देखो हमने पढ़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो इसने कहा कि जब किसी बॉडी के ऊपर, जब किसी मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना, किस लिमिट के अंदर? within proportional limit. Hooke's law states that when a material is loaded within proportional limit, किसी बॉडी के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर जब लोड लगाया गया विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हो तो इक्वल टू का साइन आता है, तो साथ में क्या आता है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया कैपिटल E आया, और ये जो कैपिटल E है कितना हो जाए? ये जो कैपिटल E है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो कैपिटल E है इसको क्या बोलते हैं? वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल E इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो यंग्स मॉडुलस होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल, ये सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे यूनिट नंबर 4 में हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको पढ़ना होता है क्या? यहां पर सॉलिड के लिए हुक्स लॉ है, ध्यान देना, ये सॉलिड के लिए क्या है? हुक्स लॉ है। और जब हम वहां पे पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो फ्लूइड के लिए होता है। उसमें क्या होता है? शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, कुछ ऐसा याद रहेगा आपको, तो ध्यान देना। तो यहां पर मैं तीनों चीजों को कनेक्ट कर देता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो लाइन कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब आप हुक्स लॉ पढ़ेंगे, जब हुक्स लॉ पढ़ेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा बेटा? स्ट्रेस। तो देखो यहां पे आ गया स्ट्रेस, जब हुक्स लॉ पढ़ेंगे आप स्ट्रेस, और x किसकी जगह? x की जगह क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेस y की जगह वर्टिकल एक्सिस पे, स्ट्रेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x की जगह। बात समझ में आ रही है? क्योंकि y x पर डिपेंड करता है, y जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन होता है और x इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। x की वजह से y में चेंज आता है ना, बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होती है। तो जब हम हुक्स लॉ की बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 में, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ना, और y x, जब xy डायग्राम आप बनाते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहां भी क्या होगा? तो y की जगह आ गया स्ट्रेस
और x की जगह आ गया स्ट्रेन, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन किसने दिया? हुक्स लॉ ने दिया। तो ये जो लाइन होती है ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ये जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में, तो वहां पे आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो वहां पर ध्यान देना कि वाई की जगह आ जाएगा स्ट्रेस, है ना, यहां पे स्ट्रेस आ जाएगा टाउ, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स की जगह आ जाएगा यहां पे डी थीटा ओवर डी टी, यहां पे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, इस तरह से, ठीक है ना। तो तीनों चीजें एक साथ मैंने लिंक करके आपको बता दी है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। क्या है हुक्स लॉ? कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, और मैथमेटिकली आप ऐसा लिख सकते हैं। कैपिटल ई क्या है यहां पे? यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ जी, तो इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात करेंगे यहां पे हम। कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं? देयर आर 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स। कौन कौन से? पॉइजन रेशियो, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शेयर मॉडुलस, कैपिटल जी से लिखते हैं इसको, या कई बुक में कैपिटल सी से भी लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है बल्क मॉडुलस, कैपिटल के से लिखते हैं, कैपिटल के से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो यहां से ध्यान देना कि डेरिवेशन भी पूछा जाएगा और इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। पॉइजन रेशियो कई बार एकेटीयू एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या होता है पॉइजन रेशियो? मैंने अभी बताया था आपको लेटरल स्ट्रेन क्या होती है और लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, और पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं। पॉइजन रेशियो इज, इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट, ये म्यू लिखा होगा ब्रैकेट में, क्योंकि पॉइजन रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। दिस इज म्यू। कितना होगा? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये एक पॉइजन रेशियो जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और जो म्यू की जो वैल्यू होती है थियोरेटिकली हमेशा याद रखना 0 और 0 के बराबर होगी, 0.5 या 0.5 से कम होगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 से ज्यादा होती है, 0 से ज्यादा होती है और 0.5 से कम होती है, ठीक। चलिएगा, पॉइजन रेशियो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। द वैल्यू ऑफ म्यू, पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, वो होती है कितनी? 0.25 से लेकर के 0.33 के बीच में। भाई मैंने आपको बताया कि म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, है ना, और 0.5 से कम होगी, ठीक, प्रैक्टिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। ये क्या होता है? देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, ध्यान देना, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा से, और नॉर्मल स्ट्रेन को लिखते हैं हमने एप्सिलॉन से। याद आ रहा है आपको? तो यंग्स मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉडुलस कैपिटल जी नहीं है बेटा, दिस इज कैपिटल ई। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, दिस इज कैपिटल ई, दिस इज व्हाट? कैपिटल ई, दिस इज व्हाट? कैपिटल ई, नॉट कैपिटल जी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कैपिटल ई है, वो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो है, सिग्मा अपॉन ई है। यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वही यूनिट इसकी भी होगी, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। दूसरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। ई जो है वो मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ये एकेटी में पूछा गया कई बार, तो नाम से पता लग रहा है शियर मॉडुलस, तो यहां पर स्ट्रेस कौन सी होगी? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस के नाम से जानते हैं। इसकी भी वही यूनिट होती है, सेम यूनिट होती है। ई यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की भी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा बी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, इनका जो रेशियो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस कहलाता है। बल्क, ये जो 3 लाइन है तीनों के लिए सेम है, क्योंकि ध्यान देना, यहां पर आप ध्यान देंगे, जो यंग्स मॉडुलस है ये नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो है। शियर मॉडुलस शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो है। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है। तीनों की यूनिट सेम होती है जो स्ट्रेस की होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये तीनों क्या है? ये प्रॉपर्टी है सॉलिड मटेरियल की। नाउ अब ये जो हमने 4 चीजें यहां पर पढ़ ली हैं, एक यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई, शियर मॉडुलस
कैपिटल जी, इसको कई बार कई बुक में सी से भी लिखा जाता है, और बल्क मॉडुलस कैपिटल के और पॉइजन रेशियो म्यू, इनमें क्या रिलेशन होता है? यहां से डेरिवेशन बनते हैं 3, 2 डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे, तीसरा डेरिवेशन 2 से ही बन आ जाएगा, डिराइव हो जाएगा। ठीक है, पहला जो डेरिवेशन होगा वो किस में होगा, क्या किस में रिलेशन होगा? ई यंग्स मॉडुलस, के बल्क मॉडुलस, म्यू पॉइजन रेशियो, तो एक डेरिवेशन तो ये हो जाएगा। दूसरा डेरिवेशन होगा ई जी शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो म्यू में। फिर तीसरा जो डेरिवेशन होगा उसमें म्यू नहीं आएगा, ई जी और के में। तो ये 3 डेरिवेशन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से कई बार एकेटीव एग्जाम में ये आया हुआ है। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन होगा इलास्टिक कांस्टेंट्स में, उसको हम डिराइव करेंगे। जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन था कौन सा था बेटा? जो हमने बताया था अभी आपको, कैपिटल ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेशन को यहां पर डिराइव करा गया है। एक बार आपको डेरिवेशन जब मैं आपको समझा दूंगा, बस एक बार आप लोग इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। चलिए, तो इस डायग्राम को, इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए एक डायग्राम यहां पर हम बना लेते हैं, बना हुआ है ऑलरेडी। तो एकेटीयू में ये डेरिवेशन कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए समझते हैं इसको, कैसे हम लोग डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। देखिएगा, तो डेरिवेशन नंबर जो 1 है हमारा, रिलेशन बिटवीन ई, के और म्यू, इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा? फाइनल डेरिवेशन जो होगा हमारा वो ये होगा, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो इस डेरिवेशन को डिराइव करने के आप जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाओ। सो लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक। हमको एक क्यूबिकल ब्लॉक यहां पर कंसीडर करना है, विच इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा, विच एक्ट साइमल्टेनियसली इन या अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो देखो, हमने एक क्यूबिकल एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लिया। इस डायग्राम को बना के देख लेना आप लोग। ये होगी इसकी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। मान लेते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी दैट इज सिग्मा वाई, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी दैट इज सिग्मा जेड। याद रखना, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों बराबर हैं, जो कि सिग्मा के बराबर हैं, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस है। क्योंकि यहां पर हमको बल्क मॉडुलस की हम बात करेंगे। बल्क मॉडुलस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब यहां पर जो कोई बॉडी है, जब कोई फ्लूइड में रहती है, तो वहां पर जो स्ट्रेस होती है वो दैट विल रिमेन सेम इन ईच डायरेक्शन। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बराबर है सिग्मा के, राइट। चलिएगा, अब हमको क्या करना है? तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेन होगी जिसको हम एप्सिलॉन से लिखेंगे, जो कि नॉर्मल स्ट्रेन है, और यहां पर एप्सिलॉन का मतलब स्ट्रेन, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी पहले उसको लिखेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, फिर जेड डायरेक्शन में कितनी होगी। तो पहला स्टेप समझ लीजिएगा, बाकी 2 स्टेप आपको समझ आ जाएंगे। समझिएगा जरा ध्यान से। तो एप्सिलॉन एक्स जो होगी, देखो सिग्मा एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन क्या होता है, हमने हुक्स लॉ पढ़ाया था आपको, जो स्ट्रेस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव हुआ था तो यहां पे कैपिटल ई जो यंग्स मॉडुलस वो आ गया था, और यहां से आपने देखा जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस अपॉन ये होता है, सिग्मा अपॉन ई, यही होता है ना स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन ई। तो जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन ई, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो वाई डायरेक्शन में भी लोड है, जेड डायरेक्शन में भी लोड है। अब एक्स के लिए वाई और जेड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब लेटरल। तो यहां पर क्या आएगी? लेटरल स्ट्रेन, यानी कि पॉइजन रेशियो का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। एक बार जरा समझिएगा कि जो सिग्मा एक्स की वजह से स्ट्रेन आएगी वो सिग्मा एक्स अपॉन ई आएगी, लेकिन वाई और जेड जो है वो एक्स के लिए लेटरल स्ट्रेन है। और आपको मैंने ये बताया था कि जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अरे यस और नो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? देखो, लेटरल स्ट्रेन जो आएगा वो आएगा म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज सिग्मा अपॉन ई, दैट इज व्हाट? सिग्मा अपॉन ई। अरे जो एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो वो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, लेकिन वाई और जेड की वजह से क्या आएगी? लेटरल स्ट्रेन आएगी। और लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? दैट इज म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई। म्यू इंटू, क्योंकि देखो लेटर पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल कितना होता है? सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई जो मैंने बना के दिखाया था। तो बस आपको क्या करना है? म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई। ध्यान रखना, म्यू इन, देखो सिग्मा एक्स की वजह सिग्मा एक्स अपॉन ई आ जाएगी। और वाई क्या है? परपेंडिकुलर। और देखना, हमेशा याद रखना कि जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन होती है हमेशा अपोजिट होती हैं। तो इसकी जब सिग्मा एक्स की वजह से प्लस है तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से माइनस होंगे, तो माइनस के म्यू
सिग्मा वाई अपॉन ई। इसी तरह से जेड इसकी सिग्मा जेड की वजह से कितना आएगा माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, क्योंकि एक्स के लिए वाई और जेड दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। इसको आप याद कर लें, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। नाउ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा के बराबर है, तो यहां पर पुट करेंगे, फिर यहां से आपको सिग्मा अपॉन ई कॉमन मिल जाएगा, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस के म्यू तो 1 माइनस के 2 म्यू। आप कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे आपने एप्सिलॉन एक्स निकाला है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, सिमिलरली क्या कर सकते हैं आप लोग स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। जब आप वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल होगी, एक्स और जेड लेटरल हो जाएंगी। तो देखो वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा बेटा, वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन वाई, तो यहां पर जैसे एक्स में सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस आया था, तो यहां पे वाई में एप्सिलॉन वाई इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई आ जाएगा, माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन, तो वाई के लिए एक्स और जेड नेगेटिव, बाकी इसको इक्वल पुट करके क्या आ जाएगा इक्वेशन में, फिर से आप सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन फिर से आ जाएगी एप्सिलॉन वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो जेड एप्सिलॉन जेड तो सिग्मा जेड अपॉन ई, इस बार जेड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, बाकी एक्स और वाई लेटरल है, तो माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। इसी तरह से आप जो है तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको यहां पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, मतलब लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन मिल गई। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको मिल जाएगी। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड ये बराबर है बराबर है बराबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा एप्सिलॉन एक्स, तो तीनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी कितना हो जाएगा यहां पे 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। और हम ये जानते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है, अभी पढ़ा हमने, बल्क मॉडुलस जो होता है K इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा बी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी होता है। तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा के बराबर, और एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप देखेंगे तो कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो डिराइव हो चुका है, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लें, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। बस एक इक्वेशन अगर आपको याद हो जाएगी समझ लेंगे, तो बाकी की 3 दोनों इक्वेशन ऐसे ही आप लिखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे, उसके बाद बल्क मॉडुलस आप पढ़ के आए हो अभी, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन आपको मिल गया, एंड दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन है उससे थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज्यादा होंगे, बट है ये भी सिंपल सा, एक बार इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है, बहुत बेसिक सा है। आइएगा, तो नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन है बेटा, नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन है वो किस में रहेगा हमारा, ई जी और म्यू में रिलेशन। सो लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक ए बी सी डी, ध्यान देना, ध्यान देते जाना, ए बी सी डी। सबसे पहले आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेना है, और जो बॉटम प्लेन होगा उसको फिक्स कर देना है, और यहां पे जो अपर प्लेन है उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा देना है F, वही लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। ध्यान देना कि लेट अस कंसीडर क्यूबिकल ब्लॉक ABCD सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एट द टॉप फेस एंड फिक्स्ड एट द बॉटम फेस। जब आप यहां पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स लगाएंगे F, तो क्या क्या इफेक्ट इस ब्लॉक में आपको देखने के लिए मिलेंगे। द ब्लॉक एक्सपीरियंसेस द फॉलोइंग इफेक्ट ड्यू टू द शियर फोर्स F। जब आपने ये शियर फोर्स F लगाया तो इसमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। नंबर 1, शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एट द फेस DC एंड AB। ये जो फेस DC है, ये जो फेस DC है, यहां पर एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगी, और दूसरा जो आपका फेस है AB, यहां भी एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाना। सबसे पहले ABCD एक ब्लॉक बना लेना, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर स्ट्रेस दिखा देना, यहां पर आप शियर फोर्स दिखा देना। नेक्स्ट जो इफेक्ट आएगा, द ब्लॉक डिस्टॉर्ट टू अ न्यू कॉन्फिगरेशन ABC'D। तो यहां पे तो आपने इसको फिक्स कर दिया था, तो फोर्स लगाने पे इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो ऊपर वाला प्लेन इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो D हो जाएगा D' और C हो जाएगा C'। तो पहले जो कॉन्फिगरेशन थी ABCD, तो अब क्या बन गई ABC'D', ABC'D'। नेक्स्ट, द डायगोनल AC इलोंगेट्स, यानी उसके अंदर टेंशन होगा भाई, इलोंगेट का मतलब क्या, खिंचाव आ गया उसके अंदर। तो यहां पे जो डायगोनल था AC, ध्यान देना कि पहले जो डायगोनल था A और C, तो इस डायगोनल की जो लेंथ है वो आप देखेंगे अब कितना हो गया, AC से डायगोनल जो है AC से बढ़ के कितना हो गया है, AC' हो गया है, यानी जो डायगोनल है वो इलोंगेट हो गया है। और दूसरा जो डायगोनल था कौन से वाला, BD, पहले कितना था, ये था BD ओरिजिनल, और जब ये ऐसे डिस्टॉर्ट हुआ तो फाइनल जो क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल हुआ BD'। तो यहां पे आप देखो पहले इसकी लेंथ ज्यादा थी, अब इसकी डायगोनल की लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, मतलब ये कंप्रेशन में होगा। जब कंप्रेशन में होगा तभी तो डायमेंशन कम होती है, खींचना मतलब
इलोंगेट और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक तरह से कंप्रेस हो गया है। तो ये वाला जो डायगोनल है AC डायगोनल की लेंथ बढ़ेगी और बी डायगोनल की लेंथ घटेगी। ठीक बात है। तो ये कुछ इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आइएगा जरा समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है एकदम, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझ में आते चली जाएंगी। आओ जरा सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये होता हमारा ABCD, नई पोजीशन क्या होगी इसकी ABC'D'। नो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले जो डायगोनल था AC था, पहले कितना डायगोनल था AC था, और अभी कितना डायगोनल हो गया है शियर फोर्स लगाने के बाद AC'। तो आप यहां देख सकते हैं AC' जो है वो न्यू डायगोनल है। तो AC' जो है डायगोनल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, यानी AC' की वैल्यू कितनी हो गई है AC से ज्यादा हो गई है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना रहा होगा, दैट इज 45, दैट इज इक्वल टू 45, क्योंकि ये जो C से D तक जो ये आगे बढ़ गया, ये जो C से D C' की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल और दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ध्यान देना, ये जो एंगल 45 है, दिस एंगल विल बी अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है कि जो पॉइंट C है, इस पॉइंट C से जो डायगोनल AC' है, इस पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो हमको एक नया पॉइंट मिल जाएगा E। क्या कौन सा पॉइंट मिल गया हमको E? तो ये कितना हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो एक हमको ये नया जो है ट्रायंगल मिल जाएगा यहां से, राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल है 45 डिग्री। बोलो यस और नो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करूंगा यहां पे ECC'। अरे वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ECC'। ये एंगल कितना बेटा 45। तो बताओ cos 45 लगा सकते हैं क्या यहां पे हम? ECC, हर एक चीज लिखी हुई है, चिंता मत करना। ECC' cos 45 हमने लगाया यहां पे। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये रहा और हाइपोटेनियस कितना होगा भाई, ये एंगल है, सॉरी ये होगा ना बेस, दिस इज द बेस, क्योंकि 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो cos 45 हो जाएगा EC' अपॉन CC', सॉरी हाँ EC' अपॉन CC'। देखो लिखा है ना EC' अपॉन CC'। तो यहां से EC' कितना हो गया बेटा, ये हो गया EC' इज इक्वल टू CC' cos 45। तो देखो मैं आगे जाके क्वेश्चन यूज करूंगा, यहां पे याद रखना कि EC' की जो वैल्यू है वो CC' cos 45। अरे कहां से आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल ECC' से आ जाएगी। चलो और एक ट्रायंगल यूज करते हैं, बड़े वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं फिर से यूज करूंगा cos। तो ये एंगल अगर 45 है तो बेटा ये भी 45 होगा। तो यहां लगा दो आप cos 45। तो ये होगा cos 45, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस, दैट इज व्हाट AC। अरे इस ट्रायंगल के लिए ABC के लिए हमने लिख दिया यहां पर ट्रायंगल ABC। बताओ cos 45 कितना होगा, cos 45 होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये लिखा हुआ BC अपॉन AC। तो क्या यहां से आप AC को क्या लिख सकते हो, AC इधर चला जाएगा तो BC अपॉन cos 45। तो याद रखना मेरे को AC मिल गया है कितना, AC मिल गया BC अपॉन cos 45, EC' मिल गया CC' cos 45। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल अरे यस और नो, दिस ट्रायंगल BCC'। अरे यस और नो, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल। और ये एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल इज फाई। तो tan फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan फाई इज इक्वल टू CC' अपॉन BC, CC' अपॉन BC। tan फाई मैं ट्रायंगल भी लिख दूंगा यहां पे, आपको कोई दिक्कत ही ना हो नोट्स में। ट्रायंगल BCC', इन ट्रायंगल BCC', बताओ tan फाई कितना होगा, CC' अपॉन BC, CC' अपॉन BC। क्योंकि फाई की वैल्यू बहुत छोटी होती है इसलिए हम tan फाई को फाई लिख सकते हैं, tan फाई को फाई लिख सकते हैं, बिकॉज फाई इज वेरी स्मॉल, सो दैट्स वाई tan फाई जो होगा दैट विल बी, हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई को फाई लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, अरे CC' अपॉन BC, tan फाई को फाई लिखा, CC' अपॉन BC। 3 ट्रायंगल यूज करने हैं आपको, 2 में cos, 1 में tan। पहला जो छोटे वाला ट्रायंगल था ECC' में cos 45 लगाना है, फिर ABC में cos 45 लगाना है और फिर BCC' में tan फाई लगाना है। बात इतनी समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC, स्ट्रेन का मतलब क्या बताया था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब आप किस में लिख रहे हो स्ट्रेन, यहां पे इन डायगोनल AC। तो AC डायगोनल में चेंज कितना हुआ और पहले कितना था, तो पहले कितना था बेटा ध्यान देना, पहले था AC, बाद में हो गया AC', तो चेंज कितना हुआ AC' माइनस AC। अरे यस और नो, अपॉन AC, वही तो लिखा हुआ है, AC' माइनस AC अपॉन AC, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब ध्यान देना, ये जो AC' को हमने AC' लिखा रहने दिया, क्या AC को हम AE लिख सकते हैं, हाँ AC को हम AE लिख सकते हैं। देखो ये रहा AC
और ये रहा हमारा कितना AE। क्योंकि हमने जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये CC डैश की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं जो AC की जो वैल्यू है, AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, AE के बराबर होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहां पर AC को AE लिखा। अब AC डैश माइनस AE देखो कितना हो जाएगा, AC डैश ये रहा AC डैश, ये रहा AE, अरे यस और नो, दिस माइनस दिस, AC डैश, अरे AC डैश माइनस AE, तो कितना हो जाएगा, AC डैश माइनस AE कितना बचेगा, केवल इतना ही तो बचेगा, दैट इज EC डैश, दैट इज व्हाट, EC डैश, वही लिखा हुआ है। AC डैश माइनस AE को हमने EC डैश अपॉन क्या AC को यहां कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है, डायग्राम से सब दिख जाएगा। अब EC डैश और AC की जो वैल्यू है यहां पर देखो हमने पहले रखी है निकाल करके, EC डैश की वैल्यू ये रही और AC की वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका यहां से ये CC डैश अपॉन BC और ये हो जाएगा आपका cos 45 ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर 45, तो एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन इन डायगोनल AC में क्या आ जाएगा, CC डैश अपॉन BC 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका हाफ, ये हो जाएगा जब स्क्वायर करोगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ CC डैश अपॉन BC। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पे CC डैश अपॉन BC को हम 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो एप्सिलॉन जो स्ट्रेन है वो 5/2 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 5 है नीचे 2 है, तो 5/2, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है इसमें, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी यहाँ पे, उसके बाद मैंने बस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट लगा दिया है, तो आपको क्या मिल गया है, एप्सिलॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू 5/2। चलिए आगे आ जाइएगा। हम ये जानते हैं कि जो शेयर मॉडुलस होता है कैपिटल G वो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है 5, तो यहां से 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन G, यस और नो, टाउ, अरे यस और नो, टाउ अपॉन G। तो यहां से आप जरा ध्यान से देखो, जरा आप ध्यान से देखो, जो 5 है वो टाउ अपॉन G आया है और मेरे पास जो स्ट्रेन थी वो 5/2 थी, तो यहां से मैंने 5 की वैल्यू यहां पर रख दी और कुछ नहीं किया है। मैंने ये जो 5 की वैल्यू टाउ अपॉन पाई थी, टाउ अपॉन G थी, वो यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दिए, तो जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेन कितनी बन जाएगी, टाउ अपॉन 2G, अरे यस और नो, टाउ अपॉन 2G। आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ प्योर शेयर, ये याद रख सकते हैं आप लोग, ये सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। इन केस ऑफ प्योर शेयर ये स्टेप याद कर लीजिएगा, जो सिग्मा होता है वो टाउ साइन टू थीटा होता है और थीटा की वैल्यू 45 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो जब यहां थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू टाउ साइन, ये हो जाएगा 2 × 45 दैट इज 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यानी सिग्मा की वैल्यू टाउ होती है। आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इन केस ऑफ प्योर शेयर सिग्मा इज इक्वल टू टाउ, यानी नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो शेयर स्ट्रेस के बराबर होती है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। चलिएगा, तो जब सिग्मा की वैल्यू टाउ होगी बेटा यहां पे, तो यहां पे आप टाउ को सिग्मा से अरे इस टाउ को आप सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हो, तो स्ट्रेन कितनी आ जाएगी, स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2G। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC। अरे लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC तो है। चलिएगा, अब ये एक बार तो हमने लिख लिया इसको, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC का। एक तरह से और हम लिख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC, लिखा हुआ है लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC आल्सो कैन बी रिटन एज कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन E माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन E। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो गया भाई, अरे यहां पे देखो जो आपका ये डायग्राम बना हुआ था कि जो AC डायगोनल है ये इलोंगेट हो रहा है, मतलब इसके अंदर टेंशन होगी, टेंशन को हमने लिखा सिग्मा 1 से। अगर ये डायगोनल AC इलोंगेट हुआ है तो डायगोनल BD ये क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें क्या आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। तो सिग्मा 1 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेन है, और सिग्मा 2 जो है वो क्या है, सिग्मा 2 क्या है बेटा, सिग्मा 2 कंप्रेसिव स्ट्रेस है, क्योंकि जो दूसरा डायगोनल है BD वो कंप्रेस हुआ है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा, यहां पे हमने देखा जो सिग्मा है वो किसके बराबर था, सिग्मा तो हमारा टाउ के बराबर था, तो यहां पे ध्यान देना, यस, तो सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस होगी क्योंकि ये टेंशन में है, अरे टेंशन है तो प्लस, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू टाउ यानी कि सिग्मा से लिख सकते हो। सिग्मा टाउ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के टाउ यानी कि माइनस के सिग्मा, बात याद है, ध्यान रहेगा इस बात का। चलो, तो सिग्मा 1 अपॉन E, अरे अभी मैंने इसमें बताया था ना आपको, ये यहां भी आप देख सकते हैं, यस, क्योंकि अगर एक टेंशन मतलब एक अगर क्या है लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरी लेटरल है, अरे एक लॉन्गिट्यूडनल है तो सिग्मा अपॉन E आएगा और लेटरल के लिए क्या आता है, माइनस के सिग्मा अपॉन E आता है, क्योंकि बेटा क्योंकि यहां पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहां पे ये अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो ये तो लेटरली हो जाएगा ना, AC डायगोनल BD डायगोनल के क्या परपेंडिकुलर नहीं है क्या, यस और नो, अरे ये AC डायगोनल था, ये BD डायगोनल, तो दोनों परपेंडिकुलर ही तो हैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यस परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा 1 अपॉन E माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन E, जैसे पहले वाला डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा
है ना, ये होगा माइनस के म्यू और सिग्मा टू की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये लेटरल है और लेटरल हमेशा नेगेटिव होता है। लॉन्गिट्यूडनल अगर पॉजिटिव तो लेटरल क्या होगा, नेगेटिव, अपोजिट होता है हमेशा, तो ये होगा माइनस के सिग्मा अपॉन ई। यहां से आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई को आप कॉमन ले लेंगे यहां से, तो 1 प्लस म्यू बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है, ये भी लीनियर स्ट्रेन है। तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा, जब आप इनको इक्वेट करोगे तो सिग्मा अपॉन 2g इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस म्यू, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 2g 1 प्लस म्यू। यही डेरिवेशन आपको डिराइव करना था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिएगा, तो ये दो डेरिवेशन आपके पास आ चुके हैं बेटा। एक डेरिवेशन ये आया था e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। दूसरा जो डेरिवेशन मिला, दूसरा जो आपको डेरिवेशन मिला वो किस में रिलेशन मिला, e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास ये दो डेरिवेशन, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि रिलेशन e, g और k। अभी तक हमारे पास दो रिलेशन आए हैं, e के साथ g है, मतलब e के साथ k है और म्यू है। ठीक है, दूसरे में e, g और म्यू है। ऐसा एक डेरिवेशन चाहिए जिसमें e आए, g आए, k आए, म्यू ना आए, पॉइजन रेशियो उसमें ना आए। तो कोई बात नहीं है, हम दो डेरिवेशन हम ड्राइव करें, उसी को यूज करके हम ये डेरिवेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। हम जानते हैं e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, अभी ड्राइव किया, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये डेरिवेशन हमने ड्राइव कर लिए। नाउ अब क्या करो, इक्वेशन जो एलिमिनेट है, जो इन दोनों इक्वेशन में, क्योंकि म्यू नहीं चाहिए हमको फाइनल डेरिवेशन में, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके म्यू को यहां से हटाना है, म्यू को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज किया, तो यहां से हमने देखा म्यू की वैल्यू निकाल ली यहां से, तो म्यू कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2g, है ना, 1 प्लस म्यू इधर बच जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, e अपॉन 2g माइनस 1। तो ये जो e म्यू की वैल्यू e अपॉन 2g माइनस 1 है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो म्यू रिमूव हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वेशन नंबर 2, तो हो जाएगा e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2। इस म्यू की जगह आप ये वैल्यू पुट करो, तो म्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, e अपॉन 2g माइनस के 1। तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 3k है, इसको अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये होगा 1, ये कितना हो जाएगा, जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e अपॉन g आ जाएगा माइनस में, फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 2। तो 1 और 2 मिलाकर के हो जाएगा 3, तो 3 माइनस के e अपॉन g, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9k, और ये हो जाएगा आपका 3k e अपॉन g। आपको क्या करना है कि जो e वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लो, तो e ये उधर जाके हो जाएगा प्लस में 3k इंटू ई अपॉन जी इक्वल टू 9k। अब यहां से e कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 3k अपॉन जी इक्वल टू 9k। e कॉमन ले रखा आपने, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा आपका g प्लस 3k अपॉन जी इक्वल टू 9k। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो e इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो ये आपको तीसरा डेरिवेशन यहां से मिल चुका है, 2 की हेल्प से तीसरा डेरिवेशन मिल गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था बेटा एग्जाम में देखो बच्चे को ये पता है कि एक जो रिलेशन है वो ये है ना, कि e और g और म्यू में है। इससे पहला रिलेशन e के और म्यू में था, उसने क्या पूछ लिया, और तीसरा रिलेशन ये था, उसने बोला कि रिलेशन बताओ e, g, k और म्यू। बच्चा कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा करके उसने पूछ लिया e, g, k और म्यू में। कुछ नहीं करना था आपको ये तीनों डेरिवेशन डिराइव करने थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है भाई, आपने एक बात बताओ, ये क्या है, ये भी तो e के बराबर ही है। ये e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू है। ये कितना आया फिर आपका दूसरे डेरिवेशन में, ये आया आपका दूसरे डेरिवेशन में e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस, ये भी e के बराबर है, और तीसरे डेरिवेशन में e के बराबर है, सबको बराबर कर दो। e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2g, ये है बेटा 1 प्लस म्यू। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस म्यू, दिस इज 1 प्लस म्यू। ओके, ओहो एक सेकेंड, मैं इसको ठीक कर देता हूं बेटा। लेट मी करेक्ट, इसको मैं दोबारा से करेक्ट कर देता हूं। प्लस और इक्वल टू में थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। लेट मी करेक्ट, एक सेकेंड भाई। हमारी जो 3 डेरिवेशन आए हैं ना, तीनों डेरिवेशन e के बराबर हैं, उनको इक्वेट करना है जस्ट। तो इक्वेशन क्या बनेगी पहली, e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ k इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी। ठीक है ना, देखो 9kg अपॉन 3k प्लस जी है ना, ये e के बराबर है। और यहाँ भी e इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू था, 2g 1 प्लस म्यू, और इसके पहले कितना था, e के 1 माइनस 2 म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू। सो दिस इज द डेरिवेशन, याद रखेंगे इसको, चलिएगा।
तो ये डेरिवेशन हो गए। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, और आपने अगर अपने इंटरनल एग्जाम्स दिए होंगे पीयूटी या सेशंस वगैरह, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया होगा आपका। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपको यहां पर बनाना होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड दिस इज फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये किसके लिए है? ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूं, उसके बाद अपनी जो वन शॉट रिवीजन है जो इसका यूनिट नंबर 1 का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझते हैं बेटा इसको। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, वो क्या करता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है ना। इट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल, मैकेनिकल मटेरियल्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिस भी मटेरियल के लिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, मैकेनिकल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगता है, जो मटेरियल है वो किस तरह से बिहेव करता है अंडर द लोडिंग कंडीशन, कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर एंड देयर डायग्राम्स लुक लाइक डिफरेंट। मतलब जैसे हम कुछ मटेरियल्स डक्टाइल होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल का मतलब है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, कि डक्टिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स, है ना। जैसे माइल्ड स्टील का एग्जांपल हो गया। दूसरा होता है आपका ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल पे जैसे ही आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे, जैसे उनको खींचोगे तो फ्रैक्चर हो जाता है, वो खींचते नहीं है। जैसे चौक होती है ना, चौक से आप समझ सकते हो, चौक को अगर आप खींचोगे तो चौक तो फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। कास्ट आयरन जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटल मटेरियल का। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल मैंने लिख दिया यहां पे, डक्टाइल मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सब्सटेंशियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। माइल्ड स्टील इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि माइल्ड स्टील पे जब आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो क्या खिंचाव आ जाएगा उसके अंदर, वो खिंच जाएगा। ब्रिटल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन ही नहीं होता है, मतलब वो जैसे आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएंगे, यानी कि एग्जांपल है उसका कास्ट आयरन। आइए समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। कई बार तो वो ऐसा देता है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ, नहीं ऐसा डक्टाइल नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? डायरेक्ट बोल देता है कि माइल्ड स्टील के लिए, क्योंकि माइल्ड स्टील के अलावा और भी मटेरियल हो सकते हैं डक्टाइल, तो आपको माइल्ड स्टील का ही बनाना होता है एग्जाम में। ठीक है, वो कुछ भी बोले माइल्ड स्टील का ही आपको बना, जब तक वो किसी मेटेरियल का नाम ना ले, केवल डक्टाइल बोलेगा तो भी माइल्ड स्टील का ही आपको बनाना होता है। तो ये हो गया स्ट्रेस वर्टिकल एक्सिस पे, ये हो गया स्ट्रेन। और ये जो आता कहां से, ये कर्व बनता कैसे है, ये ऐसी ऐसी शेप कहां से आई है इसकी? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर्व हमको मिलता है। एक होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम क्या करेंगे? एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेंगे, है ना, एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेंगे और वहां पर हम उससे टेंसाइल फोर्स लगाते जाएंगे। टेंसाइल फोर्स जब हम लगाएंगे वहां पे तो हमको क्या मिलता है? टेंसाइल फोर्स से जब टेंसाइल फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो आपको स्ट्रेस मिलती चली जाएगी P/A। ए क्या होता है? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले से पता ही होगा स्पेसिमेन का। तो लोड आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपको सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। इसी तरह से आपको स्ट्रेन मिल जाती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से। ओरिजिनल लेंथ पहले से पता होती है और एक्सटेंसोमीटर की हेल्प से हम पर्टिकुलर लोड पे, जैसे आपने P1 लोड लगाया तो उस पे आपको स्ट्रेन मिल जाएगी, है ना, डेल्टा L1 मिल जाएगा वहां से आपको, तो स्ट्रेन मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ये कर्व जो है बनता है, वो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, अब नहीं, प्रैक्टिकल हुआ करता था उसका। तो आपको अलग अलग सिग्मा 1, एप्सिलॉन 1, सिग्मा 2, एप्सिलॉन 2, इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। जैसे यहां पर क्या था, लोड 0 था तो स्ट्रेन भी 0 थी, स्ट्रेस भी 0 थी, लोड इंक्रीज किया, है ना, तो आपके करस्पॉन्डिंग आपको ये मिल गया, स्ट्रेन मिल गई, स्ट्रेस मिल गई। इस तरह से जब इतने सारे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे इस तरह से, उन सब पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे तो ऐसा कर्व मिलेगा। ये माइल्ड स्टील के लिए मिला, ऐसा अलग मटेरियल के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर आपको एग्जाम में क्या लेके आना है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके जो की पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, कौन से आपको लिख के आने। सबसे पहला प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, उनको एक्सप्लेन करूंगा, देखो जरा ध्यान से। ये है पॉइंट ए जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आता है पॉइंट बी जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, उसके बाद सी पॉइंट आता है अपर यील्ड पॉइंट, उसके बाद डी पॉइंट आता है दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद आता है
यहां पर स्ट्रेस क्या हो जाती है, मैक्सिमम, ये होगा मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी कहते हैं। और फाइनली जो फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे स्पेसिमेन आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एक बार जिस पॉइंट पर वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको बोलेंगे पॉइंट नंबर एफ। तो वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे हम पॉइंट नंबर ए, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। ये बताया था मैंने हुक्स लॉ के अंदर, जो हुक्स लॉ क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। तो अप टू दिस लिमिट स्ट्रेस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। पॉइंट ए तक जो है, जो स्ट्रेस होता है वो लीनियर फंक्शन होता है किसका, स्ट्रेन का। एंड मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ, पॉइंट ए तक जो हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होता है। ओ से लेकर के ए तक या जीरो से लेकर के ओ तक जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। एंड इट्स स्लोप रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे तो क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो होता है ये स्ट्रेस डायग्राम का स्लोप होता है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, ओ से लेकर के ए तक स्ट्रेट लाइन होती है, लिख दिया यहां पे। जब पॉइंट ए के बाद और आप लोड को इंक्रीज करोगे, पॉइंट ए के बाद जब लोड को और ज्यादा इंक्रीज करोगे, है ना, तो उसके बाद आएगी इलास्टिक लिमिट, जिसका पॉइंट है, जिसको बोल रहे हैं पॉइंट बी से। इलास्टिक लिमिट क्या है, ऐसा समझो कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं और फिर लोड को अगर रिमूव कर लें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। जैसे स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाते हो, फोर्स को हटाते हो तो वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ऐसे ही जैसे मैंने इसको खींचा, माइल्ड स्टील को लोड लगाया मशीन से, फिर उसको लोड रिमूव करा तो वापस आ गया ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उसमें वापस आ गया। फिर मैंने लोड और इंक्रीज किया, फिर हटाया, फिर वापस आ गया। मैं लोड इंक्रीज करता जा रहा हूं, फिर लोड को रिमूव करता जा रहा हूं, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आती जा रही है। लेकिन कब तक वापस आती रहेगी, एक ऐसी लिमिट आती है कि उस लिमिट के बियॉन्ड अगर ज्यादा लोड इंक्रीज करोगे, फिर लोड रिमूव करने के बाद, लोड को हटाने के बाद जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी। उसी लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। इसी को बोला जाता है पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। अप टू दिस पॉइंट द डिफॉर्मेशन इज रिकवरेबल। मतलब ये क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम स्ट्रेस को, जिस स्ट्रेस के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ सकती। इस पॉइंट तक आ सकती है, यानी कि पॉइंट बी तक लोड को इंक्रीज करते जाओगे, पॉइंट बी तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी अगर लोड को रिमूव करोगे, लोड को अगर रिमूव करोगे, ठीक है। और यहां तक जो डिफॉर्मेशन होते हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं और रिकवरेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट सी एंड लोअर यील्ड पॉइंट डी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इस इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, ये जो पॉइंट बी है, इसके बाद आप लोड को और भी इंक्रीज करोगे, द मटेरियल शो द कंसिडरेबल स्ट्रेन इवन दो देयर इज नो इंक्रीज इन लोड। जरा आप ध्यान से देखिएगा कि सी से डी का फिनोमेना देखिएगा। देखो यहां से देखो, पहले यहां पे क्या हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन आ रही है, उसके स्ट्रेस भी बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ती जा रही है ना, स्ट्रेन बढ़ रही है, साथ ही साथ स्ट्रेस भी बढ़ रही है। लेकिन पॉइंट सी से डी तक क्या हो रहा है, पॉइंट सी से डी तक स्ट्रेन तो बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है। मतलब आपने लोड को हटा भी दोगे तब भी उसके अंदर स्ट्रेन आती रहेगी, उसकी स्पेसिमेन की लेंथ इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रही है। जो मटेरियल है वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो सी से डी तक का जो फिनोमिना होता है, यहां से यील्डिंग स्टार्ट होती है और यहां तक यील्डिंग होती है, इसलिए बोलते हैं दिस इज अपर यील्ड पॉइंट एंड दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट, दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट, वही लिखा है। तो डिफॉर्मेशन इज नॉट फुली रिकवरेबल, द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज इन इलास्टिक, कि इस सी पॉइंट के बाद जो है बिहेवियर इन इलास्टिक हो जाता है, ठीक है ना। जो डिफॉर्मेशन है वो वापस, डिफॉर्मेशन गायब नहीं होते हैं, बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पाती है, ठीक। आगे देखते हैं, एंड दिस फिनोमिना फ्रॉम सी टू डी इज कॉल्ड यील्डिंग, है ना। सी से डी का जो फिनोमिना है, इसी को हम, इस फिनोमिना को यील्डिंग फिनोमिना कहते हैं। ये अपर यील्ड पॉइंट है और ये लोअर यील्ड पॉइंट है। इस पॉइंट डी के बाद ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंट से कि डी के बाद फिर से क्या होने लग रहा है, फिर से स्ट्रेस बढ़ने लग रही है, फिर से स्ट्रेस बढ़ने लग रही है। तो फिर उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पे आएगी उसको बोला जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आफ्टर यील्डिंग हैज टेकन प्लेस। सी से डी तक जब यील्डिंग हो चुकी है, डी तक जब यील्डिंग हो चुकी है, द मटेरियल्स बिकम हार्ड एंड इंक्रीज इन लोड। जो मटेरियल है वो हार्ड हो जाता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाती है, और उसके बाद आपको लोड इंक्रीज करना पड़ता है टू टेक द मटेरियल टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस। उसके बाद डी के बाद क्या होगा, आपको और लोड इंक्रीज करना पड़ेगा उसको मैक्सिमम स्ट्रेस तक ले जाने के लिए, ठीक है, पॉइंट ई तक ले जाने के लिए। एंड पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ दिस कर्व
एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, उसी को बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसके बाद जो लास्ट में आता है आपका पॉइंट एफ, ठीक है, पॉइंट एफ, उसके बारे में क्या लिखेंगे, द पोर्शन ई एफ देर इज अ फॉलिंग ऑफ द लोड या स्ट्रेस फ्रॉम द मैक्सिमम अंटिल द फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। तो यहां से डी से ई तक आप देख रहे हैं लोड डिक्रीज हो गया है ना, और जो स्ट्रेस है वो सडनली जो है डिक्रीज होने लग रही है, और पॉइंट एफ पर आकर के जो मटेरियल है, जो स्पेसिमेन है, वो फ्रैक्चर हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये पॉइंट्स थे आपके ए बी सी डी ई एफ, इनको आपने क्या करना है एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको आप रीड आउट कर लीजिए। हाँ, इसको मैं कहूंगा आप जो इसकी जो शेप है ना उठपटांग से आप बना देते हैं, तो थोड़ा सा शेप का ध्यान रखना, कर्व कुछ इस तरह का ही बनना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका माइल्ड स्टील के लिए, बोले तो डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसी तरह से आपको साथ ही साथ पूछता है कि ब्रिटल मटेरियल के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ, या नाम दे देता है कास्ट आयरन। तो इसमें क्या होता है कि यहीं पे पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है यील्डिंग से। ध्यान देना कि यहां पे ये वाला पोर्शन ही नहीं आता है, ये जो यील्डिंग हो रही है ना, ये पोर्शन ही उसमें से गायब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसमें टेंसाइल फोर्स लगाओगे वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो जहां पे ये माइल्ड स्टील में यहां पे फ्रैक्चर हो रहा था, वो फ्रैक्चर यहीं पे हो जाएगा, यील्डिंग से पहले ही फ्रैक्चर हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये फ्रैक्चर पॉइंट पहले आ गया है। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, उनमें एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलते हैं, एंड फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग, यील्डिंग से पहले ही उसके अंदर फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप बना करके दोनों डायग्राम की एक बार जरा बना करके आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलिए एक 2 नंबर में पूछ लेता है आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसको भी डिफाइन करते हैं और उसके बाद इस यूनिट का समापन करते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, देखिए जब हम किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, जब भी हम किसी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डालते हैं। जैसे सीलिंग फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन की जो रॉड है ना, जैसे ये सीलिंग फैन है, इस रॉड का, सीलिंग फैन जो लटका हुआ है, इसकी जो रॉड का डायमीटर है, इस रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो जिसमें लोड नीचे की तरफ लटका हुआ है, इस लोड को वो झेल सके। और ध्यान रखना, अगर इसका डिजाइन करते समय इसका डायमीटर कम कर दिया तो हो सकता है कि रॉड टूट जाए और ये किसी के ऊपर गिर जाए फैन। इसी तरह से जितने भी आप कंपोनेंट्स देखते हैं, जो आपकी कार है, स्कूटी है, बाइक है, बस, ट्रैक्टर है, एरोप्लेन है, इन सब में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो जब इन कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, डिजाइन करा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितना लोड लगा हुआ है उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसके अंदर ज्यादा डाली जाए। जैसे मान लीजिए ये फैन की जो लटका हुआ है, इसकी जो मान लीजिए कुछ वेट इसमें लटका हुआ है, उसके हिसाब से इसका कुछ डायमीटर होना चाहिए, है ना, कुछ डायमीटर होना चाहिए। मान लीजिए 50 mm डायमीटर होना चाहिए, वैसे ऐसे मान लेते हैं। 50 mm से डायमीटर अगर आपने कम कर दिया तो क्या होगा, तो हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए और टूट के नीचे गिर जाए। तो कम करोगे तो कॉस्ट तो घटेगी, लेकिन सेफ्टी घट जाएगी, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी घट जाएगी, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी घट जाएगी, खतरा हो सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, किसी की जान जा सकती है। लेकिन अगर आप इस डायमीटर को इंक्रीज करोगे तो इसकी जो रॉड है इसकी मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी तो इसके अंदर मटेरियल खर्च होगा, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बढ़ जाएगी, सेफ्टी तो बढ़ गई। तो इस सेफ्टी बढ़ गई तो क्या जो डायमीटर है इसका खूब बढ़ाते चले जाएं, ये इंजीनियर काम नहीं होता। इंजीनियर काम होता है ऑप्टिमम डिजाइन करना, सेफ्टी भी रहे, सेफ्टी इज फर्स्ट, बट आप कॉस्ट को भी क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, यही तो काम है इंजीनियरिंग का। तो आप अगर इसका डायमीटर बढ़ाओगे तो इसकी मोटाई बढ़ेगी, तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, मटेरियल अगर ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, इतना मटेरियल कहां से लाओगे। तो सेफ्टी भी रखनी है और कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर आंख मीच के आप डिजाइन कर दोगे उनको तो मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। इंजीनियर काम है कि सेफ्टी प्रोवाइड करो, साथ ही साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कितनी होनी चाहिए, जो अलाउबल स्ट्रेस है, जो वर्किंग स्ट्रेस है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाए कंपोनेंट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मतलब अलाउबल स्ट्रेस, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है वो कौन सी होती है बेटा, वो होती है मैक्सिमम स्ट्रेस, ये वाली मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेफ डिजाइन के लिए, फॉर सेफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी, यहां पे लिखा मोर देन 0, हाँ मोर देन 0 मतलब अगर मोर देन 0 होगी, मैं तो कहूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0 नहीं होगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। देखो अगर यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो गई तो वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मटेरियल फेल हो जाएगा, कंपोनेंट फेल हो जाएंगे। फॉर सेफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यहां लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसको मैं हटा देता हूं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए बेटा, मस्ट बी
ग्रेटर देन 1। हाउ मच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन, वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोगे कितनी फिर आप, तो डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट जो है, जो कंपोनेंट आप बना रहे हो उसमें कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगी, उसकी एप्लीकेशन कहां पे है। कहीं पर खतरा कम होता है, कहीं पर खतरा ज्यादा होता है, कहीं पर जो है जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है तो ठीक है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम भी होगी, गिरा चोट लग सकती है, थोड़ी चोट आ सकती है। लेकिन एरोप्लेन का अगर कोई कंपोनेंट फेल हो गया तब क्या करोगे, पूरा का पूरा प्लेन जो है क्रैश हो जाएगा, कितने लोगों की जान चली जाएगी। तो डिपेंड करता है कि जो कंपोनेंट बन रहा है उसमें कितनी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डाली जाती है। कई बार कॉस्ट ध्यान दिया जाता है कि भाई कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही कोई बात नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर जगह जो है मटेरियल को लगा दो, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाए उसकी। तो कैसे डिपेंड करेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होनी चाहिए, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिजाइन कैसा है उसका, लोडिंग कंडीशन कैसी है, अनसर्टेनिटीज, उसके एप्लीकेशंस कहां पे हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रिज पुल जो बनते हैं, बिल्डिंग्स जो बनती हैं, उनमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 से लेकर के 2 के बीच में रखी जाती है। वाइल द एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो कितनी होती है, उनकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, जैसे 3 से 4 के बीच में हो सकती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगी तो बेटा कॉस्ट भी जो प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, एंड ऑल्सो इंक्रीज, तो देयरफॉर कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडरेबल पैरामीटर, कॉस्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझ में आ गया, जब कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डालते हैं, जितने की जरूरत है उतना तो रखेंगे, कितनी आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी है उसको, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे आपको 50 mm का डायमीटर बनाना था लोड को बियर करने के लिए, लेकिन आपने थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ा दी, 50 की जगह 52 mm कर दिया, तो 2 mm का जो डायमीटर आपने इंक्रीज कर दिया वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरह यूज होगा उसमें, ठीक है। स्कूटी बनाई जाती है 2 सीटर है, लेकिन उसमें कितने कितने लोग बैठ जाते हैं, 3-3 4-4 लड़कियां बैठ कर निकल जाती हैं स्कूटी पे। बाइक 2 सीटर है, आप देख सकते हैं 3-4-5 तक बैठ जाते हैं उसमें। कार बनाई जाती है अगर 5 सीटर है तो उसमें शादी फंक्शन में, है ना, कितने कितने लोग चले जाते हैं 5 सीटर्स में, आप सभी जानते हैं। तो अगर कंपनी उसी हिसाब से डिजाइन कर दे, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी तो है भाई, 2 लोगों के लिए बनाई गई है, कितने भी लोग उसमें 3-4 लोग बैठ रहे हैं, तो पता है कंपनी वालों को कि भी इसका यूज कहां पे होगा, इसके एप्लीकेशंस कहां पे हैं। तो जो टायर है उसी हिसाब से डिजाइन करा जाएगा, उसके जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं उसी हिसाब से डिजाइन करे जाएंगे, भाई इस पर ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं, तो वो सेफ्टी भले ही ना बैठे 2 से ज्यादा जीवन में, कभी एक से बैठे ही ना, लेकिन अनसर्टेनिटी तो है, कभी बैठ तो सकती है, तो उस हिसाब से चीजों को डिजाइन किया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1, जहां पर हमने थ्योरी और डेरिवेशंस कर लिए हैं, थ्योरी एंड डेरिवेशंस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल नहीं करें क्योंकि न्यूमेरिकल करने में एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, आप कहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल में तो सब, जब डिटेल लेक्चर लिए तो उसमें हर एक चीज बताई हुई है, सब न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जितना समय आप न्यूमेरिकल करने में लगाएंगे, और न्यूमेरिकल आएगा एक, है ना, एक न्यूमेरिकल जनरल तो चॉइस में भी निकल सकता है, तो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, जितना मैंने आपको करा दिया, उसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग कर सकते हैं यूनिट, इसके न्यूमेरिकल भी। दूसरा जो यूनिट नंबर 2 है सबसे आसान यूनिट है, 3 भी आसान है, 4 भी आसान है और 5 भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी यूनिट है। यूनिट 2 और 3 बहुत छोटी छोटी यूनिट है, बहुत अच्छे से मैंने आप यूनिट नंबर 2 का वीडियो है उसमें मिलते हैं आपके साथ। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, तो आप लोग अपने जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में। और जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गेटवे क्लासेस के बारे में जो भी आपका एक्चुअल फीडबैक होगा तो आप अपने जूनियर्स को जरूर बताइएगा, जो आपके आने वाले जूनियर्स रहेंगे। भाई आप सेकेंड ईयर में, अभी आप जूनियर हैं, फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर में जाएंगे, 4 साल तक गेटवे क्लासेस आपके साथ रहने वाला है, ठीक है ना। 4 साल का कोर्स आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में और यूट्यूब में, तो आप लोग अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।